घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2351। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2351। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने 2 दिन का समय लगाया और 9 हड्डी वाले दिव्य गोली को परिष्कृत करने के लिए 10 हड्डी स्तर के फलों का इस्तेमाल किया। ये पिछले हड्डी स्तर के फल द्वारा परिष्कृत की गई गोली से बहुत अधिक था। वह नहीं जानता था कि कितने हड्डी स्तर के फल बराबर थे, लेकिन उसे अभी भी यह जानने के लिए पहले जू यूकिंग की आवश्यकता थी। जू यूकिंग की दिव्य आत्मा ने एक 9 हड्डी दिव्य गोली का सेवन करने के बाद वह पहले से ही 7वीं हड्डियों को सफलतापूर्वक संघनित कर चुकी थी। अब चेन जियांग उसे 10 हड्डी स्तर के फलों द्वारा परिष्कृत दिव्य गोली का सेवन करने दे रहा था। काश मैं 8वीं हड्डियों को सफलतापूर्वक संघनित कर पाता। मैं शायद अनुमान लगा सकता हूं कि हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए कितने हड्डी स्तर के फलों की आवश्यकता होगी, चेन जियांग ने कहा। जू यूकिंग ने कोशिश जारी रखी। कुछ ही दिनों में उसकी दिव्य आत्मा ने लगातार 2 हड्डियां बना लीं, जिससे वह बेहद खुश हो गई और वह स्वाभाविक रूप से अभी इसे आजमाने के लिए बहुत इच्छुक थी। इसके अलावा उसका दूसरा दिव्य इंद्रिय सागर पहले ही साधना समाप्त कर चुका था और 2 दिव्य इंद्रिय सागर पहले से ही धीरे धीरे एक हो रहे थे। उस समय वह अपनी दिव्य आत्मा और शरीर की हड्डियों दोनों का एक साथ उपयोग करने में सक्षम होगी। चेन जियांग ने 9 हड्डियों वाली दिव्य गोली को फिर से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस बार वह 500 हड्डियों वाले फलों को एक गोली में परिष्कृत करने की पूरी कोशिश करने वाला था। अभी वह केवल इस 9 हड्डी दिव्य गोली का उपयोग अपनी वर्तमान अड़चन को तोड़ने के लिए करना चाहता था और खुद को अपनी 9वीं हड्डियों को संघनित करने देना चाहता था। सभी 500 बोन लेवल फलों को गोलियों में बदलने में बहुत समय लगा। आखिरकार 500, यहाँ तक कि उनमें से एक को बनाने में भी बहुत समय लगा होगा। मैं सफल हो गया हूँ। मेरी दिव्य आत्मा ने 8वीं हड्डियों को सफलतापूर्वक संघनित कर दिया है। ये बहुत तेज है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जू यूकिंग की आश्चर्यचकित आवाज सुनी जा सकती थी। चेन जियांग ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया। मुझे इस तरह की गति चाहिए। प्रिय, तुम बहुत बढ़िया हो, जू यूकिंग ने प्रशंसा करते हुए कहा। तुम्हारा अनुसरण करना वास्तव में बुरा नहीं है। बेशक, चेन जियांग गर्व से हंसा। मैंने अपने बगल में बैठी छोटी महिला की खातिर मजबूत बनने के लिए बहुत सोचा और योजना बनाई है। 2 महीने बीत गए और चेन जियांग ने आखिरकार 500 बोन लेवल फलों को 9 बोन डिवाइन पिल में बदल दिया। ये 9 बोन डिवाइन पिल सिर्फ मूंगफली जितनी बड़ी थी, लेकिन ये बहुत भारी थी। हड्डी स्तर के फल से संघनित 500 गोलियां, लगभग 50 किलोग्राम। चेन जियांग ने उन्हें अपने हाथ में तौला। 100 किलोग्राम उसके लिए कुछ भी नहीं था। क्या आप 9वीं हड्डियों को सफलतापूर्वक संघनित कर सकते हैं? जल्दी करो और इसे आजमाओ। जू यूकिंग को पता था कि चेन जियांग लंबे समय से इस अड़चन में फंस गया था। चेन जियांग अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने उत्सुकता से इसे पी लिया और औषधीय शक्ति तुरंत पिघल गई। उसे अचानक बहुत आराम महसूस हुआ और फिर वह सो गया। चेन जियांग को सोते हुए देखकर जू यूकिंग और यूए ने तुरंत खुशी मनाई, क्योंकि वे जानते थे कि चेन जियांग सफल हो गया है। यह एक संकेत था कि हड्डियों के स्तर के फल या 9 हड्डी दिव्य गोली का सेवन करने के बाद हड्डियां प्रकट होंगी। चेन जियांग को खुद नहीं पता था कि वह सो रहा था, इसलिए उसे यह भी नहीं पता था कि बाहर समय कैसे बीत रहा था। ... नेता अभी तक बाहर नहीं आए हैं। फैंग वू विला में आया और दाई डोंगगोंग से पूछा। अभी नहीं, उसे बंद कमरे में प्रशिक्षण दिए हुए बहुत समय नहीं हुआ है। अतीत में मैंने एकांत में सबसे लंबा समय 1000 साल से अधिक समय बिताया था। दाई डोंगगोंग हंसा। आपको उसे खोजने के लिए क्या जरूरी काम है? फैंग वू पूरे समय शाही उपपत्नी लियान और अन्य लोगों का पीछा कर रहा था और 1 साल हो चुका था। इस समय सैकड़ों फूलों का पूरा गांव पहले ही महान स्वर्गीय सितारे के शीर्ष पर चला गया था। फैंग वू स्पष्ट रूप से चेन जियांग को खुशखबरी सुनाने के लिए यहाँ आया था। बस इतना ही है कि उसके दोस्त और पत्नी सभी यहाँ आ गए हैं। मैं उसे यह खबर बताना चाहता हूँ, फैंग वू ने कहा। बड़े दाई, अगर वह बंद दरवाजे की साधना से बाहर आता है तो उसे जल्दी से जल्दी महान स्वर्गीय सितारे की ओर जाने के लिए कहो। कोई बात नहीं, मैं भी बाद में महान स्वर्गीय सितारे के पास जाना चाहता हूँ। मैंने वूजी और अन्य लोगों से सुना है कि 9 स्वर्ग दुनिया के 4 महान दिव्य जानवर यहाँ हैं और स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र के 4 महान दिव्य जानवरों की तरह ही शक्तिशाली हैं। दाई डोंगगोंग हंसा। फैंग वू मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं किसी भी समय एल्डर दाई के पास जा सकता हूँ। अब जबकि फैंग वू भी सैकड़ों फूलों के गांव में शामिल हो गई थी, उसे पता था कि सैकड़ों फूलों के गांव की कई महिलाओं का चेन जियांग के साथ अच्छा रिश्ता था। उसने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि उनमें से कौन चेन जियांग की पत्नियां थीं, और केवल इतना जानती थी कि जू जियानिक्सिन, लियू मिंगर और लॉन्ग जुएई उसकी पत्नियां थीं, जबकि डोनफांग जिन्यू और हुआ जियांगयू उसकी छोटी नौकरानी थीं। वह इस बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन उसे पूछने में बहुत शर्म आ रही थी।
हालांकि जब वह सैकड़ों फूलों के गांव में थी तो कई महिलाओं ने उससे चेन जियांग के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा और उन सभी ने सोचा कि चेन जियांग ने उसे खा लिया है। जिस क्षण फैंग वू विला से बाहर निकला उसने सफ़ेद कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला को मुस्कुराते हुए चलते हुए देखा। जूही, तुम क्यों आए हो? फैंग वू बहुत हैरान थी। वह जानती थी कि जूही एक सफ़ेद ड्रैगन थी और दिव्य ड्रैगन जाति के लिए बेतरतीब ढंग से इधर उधर भटकना बहुत खतरनाक था। मैं क्यों नहीं आ सकती? मुझे डर नहीं है, लेकिन क्या लिटिल स्काउंड्रेल अभी तक बाहर नहीं आया है? लॉन्ग जुएई ने पूछा। उसके पीछे गे लॉन्ग था जो उसे यहाँ लाया था। जी लॉन्ग ने असहाय होकर कहा, उसने मुझे उसे यहाँ लाने के लिए परेशान किया। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये पूर्वज मुझसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं। फैंग वू उत्सुकता से चली गई। वह लॉन्ग जुएई के बारे में बेहद चिंतित थी। उस समय चेन जियांग ने कहा था कि वह 3 कमल दान की दिव्य दवा की तलाश कर रही थी, विशेष रूप से लॉन्ग जुएई के जहर को ठीक करने के लिए। जब मैं वापस जाऊंगा तो ये बात तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। गे लॉन्ग जैसे ही अपनी बात पूरी की वह भाग गया। फैंग वू, मुझे यहाँ घुमा लाओ। लिटिल स्काउंड्रेल की शक्ति यहाँ लंबे समय से है, उसने इस जगह को अच्छी तरह से नियंत्रित किया होगा, इसलिए यह बहुत सुरक्षित होना चाहिए। लॉन्ग जुएई हंसा। हाँ। फैंग वू हंसा। फिर लॉन्ग जुएई का हाथ पकड़कर वे सड़क पर चलने लगे। रास्ते में लॉन्ग जुएई ने सभी स्टॉल पर से फल खरीदे और उनमें से हर एक स्टॉल आधे से ज्यादा भरा हुआ था। शेन युआन पत्थर के लिए फल खरीदने का काम फैंग वू के पास था, इसलिए फल बहुत सस्ते थे। जूही, क्या बड़े भाई शेन वास्तव में इतने बुरे हैं? तुम उन्हें छोटा बदमाश क्यों कहते रहते हो? फैंग वू ने मुस्कुराते हुए पूछा। कभी कभी यह आदमी बहुत बुरा होता है और कभी कभी वह बहुत ईमानदार होता है। लॉन्ग जुएई ने प्यार से हंसते हुए कहा, वह वास्तव में टूटा हुआ नहीं है। अन्यथा वह तुम्हें निश्चित रूप से इस हद तक खा जाता कि तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचतीं। तो ऐसा ही है। क्या वह बहुत सारी महिलाओं का घर था? मुझे हमेशा लगता है कि उन लड़कियों के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा है। फैंग वू ने फिर पूछा। क्योंकि लॉन्ग जुएई ज्यादा शरारती और सहज लग रही थी, इसलिए उसने इस मामले के बारे में पूछने की हिम्मत की। आखिरकार वह भी बहुत जिज्ञासु थी। ज्यादा नहीं, उनमें से ज्यादातर उसके बहुत करीब हैं। बेशक उनमें से कई उसमें दिलचस्पी रखती हैं और उनसे बहुत सी मदद भी पाई हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा। वह चेन जियांग के आसपास की सभी महिलाओं को थोड़ा बहुत समझती थी। लॉन्ग जुएई ने एक बर्फ सफ़ेद फल निकाला और उसे एक सुंदर टुकड़ा खाने के लिए कहा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फल छीन लिया गया। वह गुस्से से पागल होने ही वाली थी जब उसने देखा कि चेन जियांग उसके सामने खड़ा था और फल खाते हुए मुस्कुरा रहा था। छोटे बदमाश, तुमने वास्तव में मेरा खाना चुराने की हिम्मत की। लॉन्ग जुएई हंसी और चेन जियांग के साथ खेलना शुरू कर दिया। उस समय जब चेन जियांग उससे मिली ही थी, उसे लॉन्ग जुएई ने लूट लिया था और खा लिया था। जब लॉन्ग जुएई ने उस बारे में सोचा तो वह अपने दिल में मिठास महसूस किए बिना नहीं रह सकी। जब चेन जियांग बंद दरवाजे की साधना से बाहर आया तो उसे पता था कि फैंग वू उसे ढूंढने आया है और लॉन्ग जुएई भी पीछे से आई है। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2352। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2352। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0146 सुविधापूर्ण स्क्रीन। जब चेन जियांग ने देखा कि लॉन्ग जुएई आ गई है तो उसे पता चल गया कि 9 स्वर्ग दुनिया के लोग महान स्वर्गीय सितारा क्षेत्र में चले गए हैं। उसने और हुआंग यानटियन ने इस मामले में मदद की। ऐसा लग रहा था कि चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थीं। क्योंकि चेन जियांग एकांत से बाहर आ गई थी, लॉन्ग जुएई तुरंत फैंग वू के पीछे विला में वापस आ गया। लॉन्ग जुएई को मुख्य रूप से चेन जियांग की बहुत याद आती थी। यही वजह थी कि उसने गे लॉन्ग को उसे यहाँ लाने के लिए परेशान किया था। लिटिल स्काउंड्रेल, एल्डर सिस्टर मेंगर और अन्य लोगों ने कहा कि वे एक सरनी डिस्क को परिष्कृत कर सकते हैं जो महान स्वर्गीय सितारे से यहाँ तक टेलीपोर्ट कर सकती है। इसे पूरा होने में कुछ समय लगेगा और उस समय वे खेलने के लिए आएंगे। लॉन्ग जुएई को वान प्राचीन स्वर्गीय सितारे के छिपे खतरों के बारे में पता नहीं था। उद्धरण चिन्ह मैं सिस्टर किलियन को खोजने जाऊंगा, चलो अब साथ चलते हैं। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई के चेहरे पर चुटकी काटी। उसके बाद चेन जियांग और लॉन्ग जुएई ने वान प्राचीन स्वर्गीय सितारा छोड़ दिया और महान आकाश सितारे की ओर बढ़ गए। महान स्वर्गीय सितारे पर पहुंचने के बाद चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई का अनुसरण किया और यहां स्थापित किया गया था। चेन जियांग तुरंत लू किलियन को खोजने नहीं गया, बल्कि पहले जू जियानिक्सियन और अन्य लोगों से मिलने गया। ये देखकर कि उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, उसे और भी ज्यादा सहज महसूस हुआ। इस समय वे ट्रांसमिशन एरे डिस्क को परिष्कृत करने में व्यस्त थे और चेन जियांग ने जाने से पहले केवल उनके छोटे हाथों को छुआ था या उनके चेहरों पर चुटकी ली थी। चेन जियांग गोली शोधन टीम के आंगन घर में लौट आया और लड़कियों के साथ कुछ देर तक खेला। फिर उसने उनके साथ गोली शोधन के बहुत से मामलों पर चर्चा शुरू कर दी।
उसने इन कुछ दिनों में अपने सभी लाभ फेंग यूजी को दिए और उसे कुछ औषधीय सामग्री भी दी। सैकड़ों फूलों के गांव में थोड़ी देर घूमने के बाद चेन जियांग अंततः लवी किलियान को खोजने चला गया। मूल रूप से उसने शू यूकिंग को बाहर जाने देने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि शू यूकिंग वर्तमान में साधना कर रही थी, इसलिए उसकी हड्डियों को उसकी दिव्य आत्मा को भी संघनित करने की आवश्यकता होगी। बहन किलियन। चेन जियांग ने ल्यू किलियन के गुप्त कमरे में प्रवेश किया और मधुर स्वर में पुकारा, हुम्फ। चेन जियांग की अभिव्यक्ति देखकर ल्यू किलियन ने हल्के से थूका। मैंने तुम्हारे मालिक को ये कहते हुए सुना कि किसी और कारण से हमें ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लव किलियन ने कहा। वह वर्तमान में चेन जियांग की बाहों में थी। ये स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र बहुत शांतिपूर्ण नहीं है और मुझे नहीं पता कि आपने यहाँ आने पर गलत निर्णय लिया था या नहीं। चेन जियांग ने आह भरी। यदि स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं है तो जल्द या बाद में ये 9 स्वर्ग दुनिया में फैल जाएगा और हम अंत में इससे बचने में सक्षम नहीं होंगे। लव किलियन ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि समस्या बहुत गंभीर है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? स्टार लॉ डिवाइन दायरे के वान प्राचीन स्वर्गीय सितारों के पास स्वर्गीय कानून भूमिगत तक जाने का एक मार्ग है और स्वर्गीय कानून भूमिगत के नीचे बहुत भयानक चीजें हैं। वे प्राकृतिक कानून सिद्धांतों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक बार जब वे प्राकृतिक कानून सिद्धांतों को नियंत्रित कर लेते हैं तो वे बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे, इसलिए हम शायद उनका मुकाबला भी न कर सकें। चेन जियांग ने कहा। स्टार लॉ डिवाइन दायरे में 4 दिव्य जातियां हैं। स्टार लॉ डिवाइन दायरे में उनका मिशन इस सील को मजबूत करना था और अब जब मरे हुए दिव्य जाति की पूरी जाति का सफाया हो गया है, इसका मतलब है कि अगर यह सील ढीली हो जाती है तो इसे मजबूत करना असंभव होगा और अंदर की चीजें जल्द या बाद में सील से बाहर निकल जाएंगी। लव किलियन ने हल्के से चेन जियांग के चेहरे को सहलाया और थोड़ा सा भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुहर के नीचे की चीज कितनी मजबूत है। क्या सर्वोच्च दिव्य भगवान उनका मुकाबला नहीं कर सकते? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उनकी ताकत शीर्ष दिव्य भगवान से कहीं ज्यादा है और स्वर्गीय दाव क्षेत्र से भी ऊपर है। शीर्ष दिव्य भगवान को पार करने के बाद स्वर्गीय दाव क्षेत्र में कदम रखने के लिए 2 दिव्य इंद्रिय सागरों को 200 देवताओं के स्तर और 18 हड्डियों की खेती करने की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि वे स्वर्गीय दाव क्षेत्र में कदम रख सकें। लव किलियन ने एक जेड टैबलेट निकाली और फेंग यूजी को एक संदेश भेजा। इतने महत्वपूर्ण मामले के लिए वह फेंग यूजी को भी बताना चाहती थी। हुईशान यू लैन को अध्ययन के लिए दिव्य ड्रैगन रेस में ले गई, वह कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सकती। लू किलियन ने चेन जियांग के आलिंगन को छोड़ दिया, आगे बढ़ी और दरवाजा खोला, जिससे फेंग यूजी को अंदर आने की अनुमति मिली। फेंग यूजी सैकड़ों फूलों के गांव में कीमिया का प्रभारी था, इसलिए उसे कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताना था और उसके साथ उन पर चर्चा करनी थी। जब चेन जियांग फेंग यूजी को खोजने गया तो उसने सू मेयाओ और अन्य लोगों को परेशान न करने के लिए उन्हें भी इस बारे में नहीं बताया। जहां तक फेंग यूजी का सवाल है, उसे भी नहीं पता था। दूसरी दिव्य इंद्रिय सागर की साधना। मुझे कैसे प्रशिक्षण लेना चाहिए? फेंग यूजी ने पूछा। क्या आपने साधना पूरी कर ली है? मुझे हमेशा लगता था कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने इसकी साधना की है, लेकिन मेरी साधना पद्धति दूसरों के लिए उपयुक्त नहीं है। चेन जियांग ने कहा, लेकिन आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भी एक तरीका है। मुख्य बात यह है कि दिव्य आत्मा के एक समूह की खेती करें, दिव्य आत्मा के उस समूह को मेरे जितना मजबूत बनाएं और फिर दिव्य आत्मा के उस समूह के ऊपर दिव्य इंद्रिय सागर, हड्डियों और दिव्य देवता की खेती करें। ये वह विधि थी जिसका उपयोग जू यूकिंग ने दूसरे दिव्य इंद्रिय सागर को बनाने के लिए किया था। बहन फेंग, मैंने तुम्हें पहले ही वह हड्डी स्तर का फल दे दिया है। तुम सभी को इसकी और नकल करनी होगी। यदि तुम इसका उपयोग 9 हड्डी दिव्य गोली को परिष्कृत करने के लिए करते हो तो तुम जल्दी से हड्डियों को संघनित कर सकते हो। चेन जियांग ने कहा, मुझे पता है। फेंग यूजी ने हंसते हुए कहा, छोटे बदमाश, तुम मेरे बहुत आज्ञाकारी हो। स्टार लॉ डिवाइन दायरे में आने के बाद तुमने वास्तव में कोई लड़ाई नहीं की। चेन जियांग ने सूखी हंसी हंस दी, फिर फेंग यूजी और लू किलियान को खींच लिया और वास्तव में बेहद फुर्तीले हाथों से उनके कपड़े उतार दिए। फेंग यूजी और ल्यू किलियन के चेहरे तुरंत लाल हो गए। वे जानते थे कि चेन जियांग क्या करना चाहता था। छोटे बदमाश, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई। चेन जियांग ने दुष्टता से हंसते हुए कहा, फिर दोनों लड़कियों के साथ अंतरंग होना शुरू कर दिया। ... चेन जियांग कुछ दिनों के लिए सैकड़ों फूलों के गांव में रहे और जब शू यूकिंग ने अपनी बंद दरवाजे की साधना पूरी कर ली तो उन्होंने शू यूकिंग को दूसरों से मिलवाया और शू यूकिंग से दूसरे दिव्य ज्ञान सागर के साथ प्रशिक्षण में अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा। इस समय यूर भी रिंग से बाहर आ गई, शुई बिंग्यान को खेलने के लिए तलाश रही थी। उसने कुछ समय के लिए सैकड़ों फूलों के गांव में रहने का फैसला किया और फिलहाल चेन जियांग का पीछा नहीं करने का फैसला किया। चेन जियांग ने सैकड़ों फूलों के गांव को छोड़ने के बाद 9 स्वर्ग स्कूल की ओर रुख किया।
वह समझ गया कि नौस्वर्ग विद्यालय वर्तमान में गु डोंगचेन द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था। जियू कैंगहाई ने खुद को छिपा लिया था और वह केवल एक बुजुर्ग था, लेकिन वह भी साथ चल रहा था। मुख्य कारण ये था कि वह अकेले नौस्वर्ग दुनिया में नहीं रहना चाहता था और नौस्वर्ग दुनिया वर्तमान में बहुत सुचारू रूप से विकसित हो रही थी। चेन जियांग ने अपने कई अच्छे दोस्तों को भी देखा। उनके साथ काफ़ी देर तक शराब पीने के बाद वह जियू कैंगहाई को खोजने निकल पड़ा। जब उसने जियू कैंगहाई को देखा तो वह चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियू कैंगहाई इतना बूढ़ा हो गया होगा। हालांकि वह केवल अधेड़ उम्र का था, लेकिन उसके बाल बहुत सफ़ेद हो गए थे। मैं भी लगभग वहां पहुंच गया हूं, लेकिन अब जब मैं देख सकता हूं कि मैंने जो दुनिया बनाई है वह इतनी शक्तिशाली हो गई है, तो मैं बिना पछतावे के मर सकता हूं। जियू कैंगहाई ने आह भरी। बड़े भाई कैंगहाई, यह एक दिव्य दीर्घायु गोली है जिसे मैंने परिष्कृत किया है। ये किसी के जीवन काल को बढ़ा सकती है। चेन जियांग ने इनमें से कुछ जीवन दीर्घायु गोलियां निकाली और उन्हें जियू कैंगहाई को दे दिया। उन्होंने पहले ही फैंग यूजी को तियानयू भगवान का तरबूज दे दिया था ताकि फैंग यूजी और अन्य लोग उनकी और अधिक नकल करने में मदद कर सकें। क्या ये वास्तव में उपयोगी है? जियू कैंगहाई अचानक उत्साहित हो गया। हालांकि वह मौत से नहीं डरता था, लेकिन अगर बचने की कोई उम्मीद थी तो वह बहुत इच्छुक था। उपयोगी? चेन जियांग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। एक बार कोशिश करने पर आपको पता चल जाएगा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2353। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2353। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0133 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। जियू कैंगहाई ने जल्दी से एक गोली निगल ली। औषधीय शक्ति पिघलने के बाद उसे तुरंत लगा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा चेन जियांग ने कहा था। यह उसकी जिंदगी को बढ़ा सकता है। कुछ ही समय बाद जियू कैंगहाई काफ़ी युवा और ऊर्जावान मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति बन गए। ये वास्तव में उपयोगी है। पिलदाओ में आपका सुधार वास्तव में तेज है। जियू कैंगहाई हंसे। उनकी मुस्कान बेहद शानदार थी और पहले से बिल्कुल अलग थी। उसके बाद चेन जियांग ने जियू कैंगहाई को स्टार लॉ डिवाइन दायरे के बारे में बहुत सारी बातें बताईं, जिससे जियू कैंगहाई को पता चल गया कि यहाँ खतरा था। बेशक अगर यह विस्फोट होता तो यह इतनी जल्दी बड़े आकाशीय तारे तक नहीं फैलता। जब जियू कैंगहाई को इस बारे में पता चला तो वह भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने शुरू में सोचा था कि शीर्ष दिव्य भगवान रेखा का अंत था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऊपर स्वर्गीय दाव क्षेत्र में अभी भी कोई है। उसने हमेशा महसूस किया था कि किसी की ताकत की कोई सीमा नहीं है। चेन जियांग को भी ऐसा ही महसूस हुआ और फिर उसने जियू कैंगहाई को दूसरे दिव्य ज्ञान सागर की साधना करने की दिशा बताई और उसे नौस्वर्ग स्कूल में दूसरों को ये सिखाने के लिए कहा। यह अनंत पर्वत उसके हृदय की गांठ था। यदि वह अनंत पर्वत को अपने हाथों में न रखता तो उसे बहुत चिंता होती। जब चेन जियांग ने 9 हड्डियों वाली दिव्य गोली खाई थी जिसे 500 हड्डियों वाले फल ने पहले परिष्कृत किया था, तो वह पहले से ही 9वीं हड्डियों तक की खेती कर चुका था और दूसरा दिव्य भावना सागर भी प्रकट हो चुका था। वह ताइजी यिन और यांग मानचित्र से बेहद परिचित था और जो पहले से थोड़ा अलग था वह ये था कि मूल रूप से 5 जानवर मूर्तियां थीं, लेकिन अब 6 थीं। वहां एक अतिरिक्त किलिन हवा में तैर रही थी। मेरे दूसरे दिव्य इंद्रिय सागर की साधना दिव्य देवता को संघनित करने के लिए नहीं है, बल्कि 6 स्वर्गीय जानवरों को उनकी हड्डियों को संघनित करने में मदद करने के लिए है। जब चेन जियांग ने अपने परिचित दूसरे दिव्य इंद्रिय सागर को देखा तो वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यदि ये किसी और का दूसरा दिव्य इंद्रिय सागर होता तो उन्हें 100 देवताओं के स्तर की खेती करने की आवश्यकता होती, लेकिन चेन जियांग को प्रत्येक जानवर की मूर्ति को 10 हड्डियां देने की जरूरत थी। उस समय वह स्वर्गीय दाव में कदम रखने और अपने दाव शरीर को संघनित करने में सक्षम होगा। चेन जियांग के कैन क्लाउड सिटी के विला में लौटने के बाद वूजी उसे खोजने के लिए जल्दी में आया। नेता, कुछ बुरा हुआ है? वूजी की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उत्सुकता से कहा, मरे हुए दिव्य जाति यहाँ है। मरे हुए दिव्य जाति यहाँ है। चेन जियांग तुरंत समझ गया और साथ ही थोड़ा खुश भी हुआ। वूजी ने पहले कहा था कि उनका स्टार लॉ डिवाइन दायरा केवल एक शाखा शक्ति संगठन था और अन्य स्थानों पर भी उनका एक दायरा था और वह और भी अधिक शक्तिशाली था। यूए एर की दादी ने अब सफलतापूर्वक मरे हुए दिव्य जाति के सबसे बड़े कबीले से संपर्क किया था। यही कारण था कि वूजी ने कहा कि मरे हुए दिव्य जाति आ गई थी। क्या यह अच्छी बात नहीं है? चेन जियांग ने संदेह से पूछा। यह अच्छी बात नहीं है, वूजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस मरे हुए दिव्य जाति के आने के बाद उसने तुरंत हमारी तलाश नहीं की, बल्कि दूसरे स्वर्गीय सितारों पर कब्जा करने चला गया। या उसने सीधे स्वर्गीय सितारे पर हमला करने और उस पर कब्जा करने के लिए एक बेहद क्रूर तरीका अपनाया। ये कब हुआ? चेन जियांग भी बहुत हैरान था। उसने इस बारे में ध्यान से सोचा और महसूस किया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि ये भी बहुत सामान्य है। आखिरकार मरे हुए दिव्य जाति को उन स्वर्गीय सितारा महान नेताओं द्वारा मार दिया गया था। नहीं,
यह एक बात होती अगर वे केवल उन शक्तिशाली लोगों को मारना चाहते। हालांकि उन्होंने अंधाधुंध और अंधाधुंध हत्याएं की। इसके अलावा उन्होंने उन शक्तियों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन शक्तियों को नियंत्रित किया और स्वीकार किया कि उनके पास अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है। वू जी ने कहा। ये सुनकर चेन जियांग को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। जो मरे हुए दिव्य जाति यहाँ आई थी वह उससे अलग लग रही थी जिसे वह जानता था। बड़े वो, तो फिर आप क्या सोचते हैं? वू जी ने पूछा। वू जेड के पास कई क्लोन थे, इसलिए वह जल्दी से पता लगा सकता था कि स्वर्गीय सितारों में क्या हो रहा था। भले ही वे भी मरे हुए दिव्य जाति के हैं, लेकिन वे हमारे जैसे ही मार्ग पर नहीं हैं। मैंने पहले ही कुलपति से कहा है कि जब वह साथियों के इस समूह के संपर्क में आए तो अधिक सावधान रहें। वू जी ने कहा। हम 4 दिव्य जातियां जो लंबे समय से स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में तैनात हैं, पहले ही मुख्य कबीले से अलग हो चुके हैं। बड़े वो, आपका मतलब है कि पूरी जाति बदतर होती जा रही है? चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी। ये संभव है। उनके काम करने के मौजूदा तरीके के अनुसार उन्हें केवल क्रूर ही कहा जा सकता है। हमारी मरे हुए दिव्य जाति ऐसी नहीं होनी चाहिए। वूजी का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र अधिक से अधिक बेचैन हो रहा है। जाओ और मेरे गुरु और वरिष्ठ चाचा एल्डर दाई को बुलाओ। अब समय आ गया है कि हम एवरलास्टिंग माउंटेन को नीचे ले जाएं। चेन जियांग ने कहा। यह एवरलास्टिंग माउंटेन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। अगर यह मरे हुए दिव्य जाति जो मुख्य कबीले से आती है, बुरी नीयत से भरी हुई है और उनके नियंत्रण में है, तो यह आपदा का कारण बनेगी। अब जब चेन जियांग ने अपना दूसरा दिव्य इंद्रिय सागर देखा था तो उसकी ताकत पहले से ही बहुत भयानक थी। पीक दिव्य भगवान के दायरे से परे जाने के बाद उसे लगा कि अनंत पर्वतों के साथियों से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दाई डोंगगोंग, हुआंग जिनतियन और अन्य लोग शीघ्र ही वहां पहुंच गए। अब कदम उठाने का समय आ गया है। हुआंग जिनतियन हंसा, लेकिन वूजी ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह और नहीं हंस सका। मुख्य कबीले से मरे हुए दैवीय जाति अंततः आ गई थी, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने कल्पना की थी। हमारी मरे हुए दैवीय जाति कभी ऐसी नहीं रही। उन्होंने वास्तव में एक स्वर्गीय तारे पर निर्दोष लोगों को मार डाला। हुआंग जिनतियन ने भौहें सिकुड़ी। उसने त्यानयान भगवान का रिकॉर्ड निकाला और उस पर कुछ खोजना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला। उन्होंने 2 तारकीय गलियारों को नष्ट कर दिया और अनगिनत अन्य लोग भी मारे गए। वू जी ने कहा। आप क्या खोज रहे हैं? क्या ये दिव्य अभिलेखों में दर्ज है? हुआंग जिनतियन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गंभीरता से इसे पलटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी। रिकॉर्ड पर जो लिखा था उसके बारे में आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? हुआंग यानतियन ने जल्दी से पूछा। पूरा कबीला किसी प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र या अन्य में है। उस समय उनके पास स्वर्ग के ताव पर नरक के लिए एक सीलबंद मार्ग था। हुआंग जिनतियन ने कहा। अगर वे वास्तव में हमें मजबूत करने के बारे में सोचते तो वे बहुत पहले ही अपना कदम उठा लेते, लेकिन उन्होंने केवल ये देखा कि हमारे कबीले को उनकी आंखों के सामने ही खत्म कर दिया गया। वूजी कांप उठा और उसने अपना सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। मास्टर, आप ये कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र से ऊपर की मरे हुए दिव्य जाति भी पूरे स्वर्गीय ताव के आदेश को बाधित करना चाहती है? चेन जियांग भी बहुत हैरान था। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्यों उनके पास दुष्ट आत्मा जाति के साथ मिलीभगत करने के पीछे कोई कारण होना चाहिए, लेकिन उनके पास जो भी कारण हो, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी, भले ही वे हमारे पूर्वज ही क्यों न हों। हुआंग जिनतियन की आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह अपने गुस्से को सहन कर रही थी। उसके स्टार लॉ डिवाइन दायरे के कबीले का सफाया हो गया था और यह एक खूनी झगड़ा था। मुख्य जाति में शामिल होने वाले मरे हुए दिव्य जाति मूल रूप से चेन जियांग की आशा थे, लेकिन अब वे बेहद निराश थे। न केवल वे स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में संकट को हल करने में मदद नहीं करेंगे, बल्कि वे उनका विरोध भी कर रहे थे। अभी, चाहे कुछ भी हो, हमें एवरलास्टिंग माउंटेन की रक्षा करनी चाहिए। जब तक एवरलास्टिंग माउंटेन के नीचे की सील नहीं टूटती, तब तक हम और समय पा सकते हैं। वू जी ने कहा। नेता, हम कब शुरू करें? आप सभी लोग शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए जाए। हम कल सुबह अपना कदम उठाएंगे। चेन जियांग ने कहा। उसने और कुछ बुजुर्गों ने पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2354। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2354। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। वूजी ने इस मामले की खबर ऊपरी तारा क्षेत्रों में भी फैलाई, जिससे ऊपर की 4 दिव्य जातियों को स्थिति का पता चल गया। चूंकि मरे हुए दिव्य जाति की मुख्य जाति प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र से ऊपर थी, तो शायद अन्य 3 महान देवकुल भी ऊपर हो सकते हैं। यदि वे सभी स्वर्ग के क्रम को बाधित करने जा रहे थे, तो अन्य 3 महान देवकुलों को अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे। अब वूजी ने पहले ही पूरे कबीले के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उन्होंने, मरे हुए दिव्य जाति ने, बहुत अधिक बलिदान दिया था।
अन्य 3 देवकुलों ने कुछ भी बलिदान नहीं किया, लेकिन वे खुद को छिपाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका आक्रोश इतना बड़ा नहीं था। उस समय वे प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र से ऊपर मुख्य जाति का अनुसरण कर सकते थे। इसलिए वूजी ने चेन जियांग को अन्य 3 देवकुलों से भी सावधान रहने को कहा था। रात के गहरे समय में पूरा कैन क्लाउड सिटी बेहद शांत था। चेन जियांग और अन्य लोगों ने पहले से ही सभी शिष्यों को इकट्ठा कर लिया था, और बड़ी संख्या में बोन लेवल डैन की मदद से सभी शिष्यों की ताकत बहुत बढ़ गई थी। कल तुम्हारा नेतृत्व एल्डर दाई करेंगे। हम एल्डर दाई के हमले के आदेश को सुनेंगे और हम एवरलास्टिंग माउंटेन तक पहुंचने के लिए हत्या करने के प्रभारी होंगे। वूजी ने कहा। चूंकि उसके पास कई क्लोन थे, इसलिए वह पहले से ही एवरलास्टिंग माउंटेन में गंभीरता से घुसपैठ कर चुका था। अनंत पर्वत के ऊपर बहुत अधिक शक्ति नहीं है, केवल मूल दान भगवान संस्थान और बुजुर्ग का आंगन है। बैंगनी युआन संप्रदाय का एक बुजुर्ग पहले से ही है, और बैंगनी युआन संप्रदाय की अधिकांश शक्ति अनंत पर्वत के नीचे छिपी हुई है। मैंने पहले ही बुजुर्ग दाई को उनके स्थान के बारे में बता दिया है। वूजी ने कहा। हर कोई, जब समय आता है तो आपको सावधान रहना चाहिए। हम जितने अधिक लोगों को भेजेंगे, उनमें से उतने ही अधिक जीवित रहेंगे। चेन जियांग ने कहा, मुझे विश्वास है कि पिछले कुछ दिनों से हर कोई खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन हम सभी कुलीन हैं जो चेन जियांग की जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं। हालांकि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन वे सभी झींगा सैनिक और केकड़ा सेनापति हैं। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने कहा। ये शिष्य अक्सर विशेष देव जानवर से लड़ते थे और इस समय वे बिल्कुल भी नहीं डरे थे। इसके विपरीत वे उत्साहित थे, वे इतने लंबे समय से यहाँ थे। आकाश के उज्ज्वल होने से पहले ही चेन जियांग ने अपनी दुर्जय स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके सभी को एवरलास्टिंग माउंटेन के नीचे के क्षेत्र में भेज दिया था। हुआंग जिनटियन, टेंग योंग और जिंगजी प्रत्येक ने अपनी छोटी टीमों का नेतृत्व किया, चुपके से एवरलास्टिंग माउंटेन के प्रभाव क्षेत्र के पास पहुंचे। चेन जियांग ने शू दाजोंग को नहीं बताया। इससे पहले शू दाजोंग ने भी कहा था कि अगर वह एवरलास्टिंग माउंटेन के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसे सूचित करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां तैनात बैंगनी युआन संप्रदाय के 2 शक्तिशाली बुजुर्ग भी जू दाजोंग के प्रबल विरोधी थे। बड़े वो, चलो। मूल रूप से दाई डोंगोंग भी वहां जाना चाहता था, लेकिन नीचे बैंगनी युआन संप्रदाय का एक बुजुर्ग था जिसे उन्हें दबाने के लिए दाई डोंगोंग की ताकत की आवश्यकता थी। और अब जबकि चेन जियांग के पास 18 हड्डियां और 100 देवताओं का स्तर था, द्वितीय दिव्य इंद्रिय सागर के अलावा, उसे लगा कि उसे अकेले ही पूरे अनंत पर्वत से लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर ये तथ्य न होता कि एवरलास्टिंग माउंटेन के नीचे एक सील थी, तो उन्हें इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं थी। चेन जियांग अकेले ही इसे संभालने में सक्षम था, और वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे उन सभी पीक डिवाइन लॉर्ड्स को जल्दी से जल्दी मारना चाहते थे जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा थे। चेन जियांग और वूजी ने एवरलास्टिंग माउंटेन के शिखर तक टेलीपोर्ट किया, जहां कई इमारतें थीं। चेन जियांग पहले भी यहां आ चुका था, लेकिन अभी भी इस जगह से बहुत परिचित नहीं था। लेकिन वू जेड के पास उसका क्लोन था और वह यहां से बहुत परिचित था। नेता, मेरा क्लोन पहले ही एवरलास्टिंग माउंटेन छोड़ चुका है। आप थोड़ी देर में हमला कर सकते हैं। वूजी ने चेन जियांग से फुसफुसाते हुए कहा। चेन जियांग का पहला लक्ष्य बैंगनी युआन संप्रदाय का बुजुर्ग था। ये बुजुर्ग पहाड़ की चोटी पर सबसे मजबूत भी था। इस बुजुर्ग की आभा को महसूस करने में सक्षम होने के लिए उसे वू जेड के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। मैं पहले जाऊंगा। जाओ और दूसरे शीर्ष दिव्य भगवानों की हत्या करो। ये सबसे अच्छा होगा अगर कोई हंगामा न हो। चेन जियांग के बोलने के बाद वह टेलीपोर्ट हो गया और गायब हो गया। बैंगनी युआन संप्रदाय के बुजुर्ग वर्तमान में गुप्त कमरे में साधना कर रहे थे। चेन जियांग की स्थानिक ऊर्जा मजबूत होती जा रही थी और उसकी भेदन शक्ति बहुत मजबूत थी। गुप्त कमरे की सुरक्षा के साथ भी वह आसानी से उसमें घुसने में सक्षम था। चेन जियांग के प्रवेश करने के बाद कबीले के बुजुर्ग ने तुरंत उसे देखा और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसकी आंखें चमक उठीं और वह अचानक गायब हो गया। क्या? चेन जियांग चौंक गया। उसने तुरंत दाव हृदय नेत्र को छोड़ दिया और बहुत जल्दी उसने एक लाल आकृति को अपने पास से गुजरते देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बुजुर्ग वास्तव में जानता होगा कि काउंटर पावर का उपयोग कैसे करें और अपने शरीर को कैसे छिपाएं। इस आदमी को क्या हो गया है? वह वास्तव में जानता है कि इस तरह की शक्ति का उपयोग कैसे करना है। चेन जियांग अपने प्रतिद्वंद्वी को दाव हॉटाई का उपयोग करते हुए देख सकता था, इसलिए जब एल्डर ने उस पर वार किया तो चेन जियांग ने तुरंत खुद को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए काउंटर पावर का उपयोग किया। आप वास्तव में कौन हैं? आपने मुझे क्यों मारा? क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने वादे से मुकर गए हैं? बुजुर्ग ने जल्दी से पूछा जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष भी उसके बराबर ही शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। तुमने मरे हुए दिव्य जाति की हत्या में भाग लिया, यही कारण है। चेन जियांग चमक गया। स्वर्गीय जादुई तलवार उसके हाथों में दिखाई दी और बुजुर्ग पर वार किया। चेन जियांग की गति बहुत तेज थी और बुजुर्ग भी उसे नहीं देख सकता था।
ये गुप्त कमरा भी बहुत संकरा था, इसलिए उसके लिए चकमा देना असंभव था। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि बुजुर्ग की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी होगी, वास्तव में उसके घातक प्रहार को चकमा देने में सक्षम होगी। ये केवल एक हाथ का नुकसान था, लेकिन अगला प्रहार उसके प्रतिद्वंद्वी के गले में सटीक रूप से घुस गया। बस आप कौन हैं? बैंगनी युआन संप्रदाय के बुजुर्ग गोल दिखाई दिए, उनका गला खून से भर गया था, और जब चेन जियांग ने तलवार को जोर से मारा तो उल्का अमर शक्ति की एक लहर तलवार में इंजेक्ट की गई, जिससे प्रतिद्वंद्वी की हड्डियां टूट गईं। प्रतिद्वंद्वी के शरीर और दिव्य सैन्य सागर दोनों को भारी चोटें आईं। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि मैं यहाँ मरे हुए दैवीय जाति का बदला लेने आया हूँ। चेन जियांग ने अपने सिर पर अपनी हथेली से थप्पड़ मारा, और उसी समय जब आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतानी मंत्र सक्रिय हुआ तो बुजुर्ग बुरी तरह चिल्लाया। चेन जियांग वर्तमान में बुजुर्ग की यादों को खोज रहा था, क्योंकि वह काउंटर पावर के बारे में जानता था। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमय बूढ़े आदमी के मरने के बाद भी वहां दूसरे लोग होंगे। बुजुर्ग की यादों से चेन जियांग को एहसास हुआ कि वहां दूसरी दुष्टात्मा जाति की दुष्ट आत्माएं घूम रही थीं। वे भी इस समय के दौरान काफी सक्रिय थीं, और वे कुछ मजबूत अभ्यासियों के संपर्क में आने लगीं। धमाक! बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। बकवास! चेन जियांग को लगा कि कुछ भयानक हुआ है। अगर इस बुजुर्ग को काउंटर पावर के बारे में पता था तो एवरलास्टिंग माउंटेन के दूसरे पीक डिवाइन लॉर्ड्स को भी पता होगा। छिपने के बाद यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे दाई डोंगगोंग और अन्य लोग निपट सकें। चेन जियांग ने तेजी से बुजुर्ग को मार डाला और उसे च्वांगशी भगवान की भट्टी में फेंकने के बाद वह तुरंत गुप्त कमरे से बाहर निकल गया। जब वह बाहर पहुंचा तो उसने वू जेड के मुंह के कोने से खून टपकता देखा और एक छोटे से चौक पर उतरा। उसके ऊपर एक हाथ भी था, जो वूजी का हाथ नहीं था, बल्कि डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के एक बुजुर्ग का हाथ था। जब चेन जियांग बाहर आया तो उसने तुरंत दाओ हॉट आई का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि 3 लाल आकृतियां वूजी की ओर कूद रही थीं। उसने तुरंत वूजी को टेलीपोर्ट करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन मंत्र का इस्तेमाल किया। वूजी ने चेन जियांग को दुष्ट आत्मा जाति की प्रतिशक्ति के बारे में बात करते सुना था। इस शक्ति का उपयोग करने के बाद वह खुद को अदृश्य बना सकता था और दूसरों को उसे देखना मुश्किल हो जाता था। इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि वह किस तरह के खतरे का सामना कर रहा है। फिर भी वह अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके किसी बुजुर्ग की बांह काट सकता था। मुझे इन लोगों से जल्दी छुटकारा पाना है। मुझे नहीं लगता था कि वे वास्तव में इस तरह की शक्ति का उपयोग करना जानते होंगे। चेन जियांग ने वूजी को एक तरफ ले जाकर वूजी को संदेश भेजा, फिर वह खुद अपनी कटी हुई बांह के साथ बुजुर्ग की तरफ टेलीपोर्ट हो गया। हालांकि डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के बुजुर्ग ने अपना एक हाथ खो दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। फिर भी वह बहुत फुर्ती से वूजी की ओर बढ़ा। कबीले के मुखिया ने चेन जियांग को देखा, इसलिए उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और चेन जियांग की ओर दौड़ा। जैसे ही वह उस ओर भागने वाला था, चेन जियांग ने खुद को छिपाने के लिए काउंटर पावर का इस्तेमाल किया। जैसा कि चेन जियांग ने उम्मीद की थी, बुजुर्ग ने देखा कि वह भी इस विधि का उपयोग करना जानता है, इसलिए वह दंग रह गया। जैसे ही वह चौंका, चेन जियांग ने टेलीपोर्ट किया और बुजुर्ग को 2 टुकड़ों में काट दिया। धमाका! चेन जियांग ने इसे मारने के बाद लाश को नष्ट करने के लिए फायर क्लाउड पाम का इस्तेमाल किया। बड़े वो, पहाड़ से नीचे आओ और उनकी मदद करो। चेन जियांग ने वूजी को एक ध्वनि संदेश भेजा, जो तुरंत पहाड़ की चोटी को छोड़कर नीचे की ओर दौड़ पड़ा। यदि यह पहले होता तो वे निश्चित रूप से इसे हराने में सक्षम होते, लेकिन अब इन शीर्ष दिव्य भगवान ने उस तरह की काउंटर पावर को समझ लिया है। ये निश्चित रूप से दाई डोंगगोंग और अन्य लोगों के लिए बहुत कठिन होगा। यहाँ 2 शिखर दिव्य भगवान भी थे। जब उन्होंने वूजी को पहाड़ से नीचे भागते देखा और उसका पीछा करना चाहा, तो चेन जियांग जल्दी से प्रकट हुआ और 2 शिखर दिव्य भगवान पर हमला कर दिया। उनका ध्यान बटाने के बाद वूजी पहले ही गायब हो चुका था। अनंत पर्वत से नीचे कूदते हुए उस शिखर दिव्य भगवान ने एक दिव्य हथियार चलाया और चेन जियांग पर हमला किया। स्थानिक कारावास। चेन जियांग ने 2 कबीले के बुजुर्गों के स्थान को सील करने के लिए अंतरिक्ष की एक मजबूत शक्ति का उपयोग किया, जिससे वे केवल एक छोटे से स्थान में ही घूमने में सक्षम हो गए, जिससे 2 कबीले के बुजुर्ग जो आक्रमण कर रहे थे अचानक स्थानिक ऊर्जा से बनी दीवार से टकरा गए, जिससे वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। चेन जियांग तुरंत आगे बढ़ा और अपनी तलवार से 2 सिर काट दिए। तुम लोगों में एक ही स्तर की क्षमता है। चेन जियांग ने उनके शरीर को अपने च्वांगशी भगवान की भट्टी के अंदर जला दिया। यहाँ शिष्यों ने देखा कि कैसे कुछ सबसे ताकतवर बुजुर्गों को मार दिया गया था। उन सभी में परम दिव्य भगवान की ताकत थी, लेकिन उन्हें आसानी से निपटाया गया जैसे कि वे मुर्गियां हों। वे निश्चित रूप से उनसे निपटने में असमर्थ थे, इसलिए वे सभी अनंत पर्वत से भाग गए, इस डर से कि वे मारे जाएंगे। चेन जियांग ने वहां मौजूद कुछ बुजुर्गों को खत्म करने के बाद तुरंत पहाड़ से नीचे चला गया। जब वह नीचे पहुंचा तो चेन जियांग ने देखा कि उसके शिष्यों ने पहले ही बैंगनी युआन संप्रदाय और अन्य लोगों के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी।
हुआंग जिनटियन, दाई डोंगोंग और अन्य सभी घायल हो गए थे, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने दुश्मनों को नहीं देख पा रहे थे और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। चेन जियांग के पास इन शीर्ष दिव्य भगवानों की तुलना में 9 हड्डियां ज्यादा थीं, इसलिए वह उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अपनी भयानक स्वर्गीय जादुई तलवार के साथ अगर ये शीर्ष दिव्य भगवान उसके पास पहुंच जाते तो वे शायद ही बच पाते। जब चेन जियांग नीचे आया तो उसने स्वयं को अदृश्य बनाने के लिए काउंटर पावर का उपयोग किया ताकि दुश्मन उसे न देख सकें। वे 3 हैं, ऐसा लगता है कि वे काफी शक्ति छिपा रहे हैं। चेन जियांग ने उनमें से एक को लॉक करने के लिए दाओ हॉटाई का इस्तेमाल किया। उसी समय उसने टेलीपोर्ट किया, उसने अपनी स्वर्गीय जादुई तलवार लहराई और जिस क्षण वह दिखाई दिया वह तुरंत नीचे वार कर सकता था। पफट, तलवार की तेज सीटी बजने के साथ ही चेन जियांग ने एक बुजुर्ग को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसके शरीर में एक भयानक ज्वाला प्रवाहित हुई और उसके 2 टुकड़े हो जाने के बाद वह च्वांगशी भगवान की भट्टी की आग में जलकर राख हो गया। जब अन्य 2 कबीले के बुजुर्गों ने यह देखा तो वे चौंक गए। जो बुजुर्ग अभी मारा गया था उस पर अचानक हमला किया गया था और जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया था वह प्रकट नहीं हुआ, जिसका अर्थ था कि वह व्यक्ति काउंटर पावर को समझता था और चाहता था कि वे अदृश्य हो जाएं। चेन जियांग ने दोनों बुजुर्गों के हवा में मंडराते रहने का फायदा उठाया और टेलीपोर्ट हो गया। अपनी तलवार से वार करने के बाद वह दूसरे बुजुर्ग के पास टेलीपोर्ट हो गया। जैसे ही वह उड़ने वाला था उसने अचानक चलना बंद कर दिया। उसके चारों ओर की जगह पहले से ही चेन जियांग द्वारा सील कर दी गई थी। मरना, चेन जियांग ने पहचान लिया कि यह बैंगनी युआन संप्रदाय का बुजुर्ग था और उसने बेरहमी से अपनी तलवार घुमाई जिससे आग की लपटें उठने लगीं। जब तलवार नीचे गिरी तो वह एक बड़े पंखे की तरह थी जिसने बुजुर्ग को घेर लिया और उसे नीचे दबा दिया, जिससे वह जलकर राख हो गया। 3 शीर्ष दिव्य भगवान इतनी जल्दी मर गए थे, लेकिन ये दृश्य देखकर सभी शिष्य अवाक रह गए। उनके लिए शीर्ष दिव्य भगवान पहले से ही उनकी पहुंच से बाहर थे, लेकिन अब जब वे इतनी जल्दी मर गए थे तो उन्हें मारने वाले लोग निश्चित रूप से और भी भयानक होंगे। मैं ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चेन जियांग ने ये शब्द कहे और उत्सुकता से दूर चला गया। अभी अभी उसने दूर से एक लाल बिंदु देखा। ये स्पष्ट रूप से दुष्ट आत्मा जाति की शक्ति थी। इससे पहले जब उन्होंने बुजुर्गों की यादों को खंगाला और पाया कि दुष्ट आत्मा जाति ने उन्हें काउंटर पावर सिखाया था तो उन्होंने उन्हें अदृश्यता की कला सीखने की अनुमति दी। जहां तक उस लाल बिंदु का प्रश्न है जिसे उसने पहले देखा था, बहुत संभावना थी कि वह दुष्ट आत्मा थी जिसने इन बुजुर्गों को प्रतिशक्ति प्रदान की थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को उसकी उपस्थिति का आभास हो गया था, इसीलिए वह इतनी तेजी से भाग रहा था। इस आदमी की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन वह भाग क्यों गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर मुझे यहाँ फुसलाया हो? मुझे सावधान रहना चाहिए। चेन जियांग ने सतर्क रहना शुरू कर दिया। इस समय वह भी अदृश्य था, दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसे नहीं देख पाएगा। हालांकि चूंकि दूसरा पक्ष दुष्ट आत्मा जाति से था, इसलिए वह निश्चित रूप से महसूस कर पाएगा कि वह पास में है। उसने वास्तव में मुझे यहाँ जानबूझकर खींचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग कुछ बार उसके करीब जाने वाला था, लेकिन दुष्ट आत्मा अचानक उसके सामने आ गई। इससे ये देखा जा सकता था कि ये दुष्ट आत्मा एक अत्यंत मजबूत स्थानिक ऊर्जा को भी नियंत्रित कर सकती थी, जिसने चेन जियांग को और भी अधिक सतर्क बना दिया था। अनजाने में चेन जियांग दुष्ट आत्मा के साथ एक झील के ऊपर पहुंच गया था। झील में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद नीचे झील का पानी हिलने लगा और झील से सफ़ेद गैसें उठने लगीं। चेन जियांग तुरंत सफ़ेद धुंध से ढक गया। इस झील में कुछ गड़बड़ है। चेन जियांग को जब इसका एहसास हुआ तो उसने केवल एक सफ़ेद रोशनी चमकती देखी और फिर उसके चारों ओर का कोहरा गायब हो गया। इस समय वह एक खाली स्थान पर था। वास्तव में एक चाल है। चेन जियांग को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, इसलिए वह इस जगह फंसने से डरता नहीं था। काले कपड़े पहने एक आदमी उसके सामने आया। उसने सिर्फ अपनी आंखें दिखाईं, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ऊर्जावान व्यक्ति था। उसकी आंखें तीखी और ठंडी थीं, जिनमें शत्रुता का भाव था। आप वास्तव में कौन हैं? हमारी दिव्य शक्ति आप जैसे किसी इंसान को नहीं मिली है, लेकिन आप इसका उपयोग करना जानते हैं, काले कपड़े पहने आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। चेन जियांग ने उससे बात करने में समय बर्बाद नहीं किया। यह उसका दुश्मन था और वह बेहद ताकतवर था, इसलिए जब उसने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की तो उसे एक वार का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने इसे चकमा देने में कामयाब रहा। इस काले पोशाक वाले दुष्ट आत्मा की स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता भी बहुत गहन थी और वह बहुत मजबूत था। चेन जियांग का एक वार विफल होने के बाद उसने काली वेशभूषा वाली दुष्ट आत्माओं की स्थिति की पुष्टि की और तुरंत दूसरे वार के साथ फिर से हमला किया। हालांकि इस बार भी वह चकमा खा गया। प्रतिद्वंद्वी ने पलटवार नहीं किया और बस चकमा देता रहा। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ यह मुझे मारने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है। अपनी शक्ति को बर्बाद मत करो। यद्यपि तुम अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुम इसके बारे में केवल थोड़ा ही जानते हो।
ये केवल अंतरिक्ष के नियमों को छू रहा है। काली वेशभूषा वाली दुष्ट आत्मा ने कहा, और मैं, जिसने स्थानिक नियमों के भीतर साधना की है, तुम मुझसे बहुत दूर हो। चेन जियांग मन ही मन सदमे में था, लेकिन उसने इसे प्रकट नहीं किया और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो फिर तुम भाग क्यों गए? क्या तुम उन लोगों को मेरे हाथों मरते हुए देखने को तैयार हो? काली पोशाक वाली दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं सिर्फ तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जहां तक उन कुत्तों की बात है तो वे मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हैं। दूसरी ओर तुम उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो। चूंकि तुम बिना किसी शिक्षक के हमारी ताकत को समझ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें हमारे साथ शामिल होने और हम में से एक बनने की इजाज़त दे सकता हूँ। बस भविष्य में मेरी आज्ञाओं का पालन करना। चेन जियांग को अंततः समझ में आ गया कि काली वेशभूषा वाली दुष्ट आत्माओं ने उस पर नज़र गड़ा दी थी और उसे फंसाना चाहती थी। इससे उसे मन ही मन हंसी आई। वह कभी भी दुष्ट आत्मा जाति जैसी शक्ति में शामिल नहीं होगा जो स्वर्ग को नष्ट करना चाहती थी। क्या बात है, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? जब तक हमारी योजना सफल होगी, तुम और भी अधिक शक्ति प्राप्त कर सकोगे। काली वेशभूषा वाली दुष्ट आत्मा ने कहा, तो क्या हुआ अगर मैं मजबूत हूँ? क्या इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ? इसके अलावा तुम्हारे सारे काम ही ऐसे हैं जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी योजनाओं को नहीं जानता। अब मुझे जो करना है वह उन्हें नष्ट करना है। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, दुष्ट आत्मा जाति की योजना संपूर्ण स्वर्गीय दाव के कानूनों को नियंत्रित करना और स्वर्गीय दाव से पैदा हुए अनगिनत प्राणियों को उनकी ऊर्जा बनने की अनुमति देना था, जिससे उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली ताकत प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। चेन जियांग ऐसा कभी नहीं करेगा। बहुत अजीब है, तुम कौन हो? नेचुरल लॉर्ड डिवाइन स्पिरिट पहले ही मर चुकी है और उसके सभी साथियों को हमने मार डाला है, इसलिए कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो यहाँ खत्म हो जाए। और तुम उसके साथ ही नहीं लगते। तुम ज्यादा कुछ नहीं जानते। ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स ने कहा, भले ही तुम हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो, फिर भी मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मुझे आज तुम्हें वश में करना होगा और तुम्हें अपना गुलाम बनने के लिए मजबूर करना होगा। चेन जियांग ठंडी हंसी हंसा, तो फिर तुम्हारे अंदर ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए। तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना कमजोर हूँ? तुम्हारे जैसे कई लोग पहले भी मेरे हाथों मारे गए हैं। उन सभी में एक सामान्य विशेषता है, अहंकारी होना। काली वेशभूषा वाली दुष्ट आत्माएं हंस पड़ी, मेरी नज़र में तो तुम भी बहुत घमंडी इंसान हो। मेरे गुलाम बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। इसके साथ ही ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स अचानक गायब हो गए। चेन जियांग ने दाव हॉटाई का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। उसी समय उसने प्रतिद्वंद्वी द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए टेलीपोर्ट किया। पलक झपकते ही अचानक एक बल उसके शरीर पर लगा, जैसे कि वह उसे चीर कर रख देना चाहता हो। उसी क्षण वह अंतरिक्ष मार्ग से बाहर गिर गया। टेलीपोर्ट होने के बाद उसे वास्तव में एक हमले का सामना करना पड़ा। उसने जो टेलीपोर्टेशन चैनल खोला था उसमें शक्ति का एक उछाल आया और उसने उस पर तेजी से हमला किया। ये सब बहुत ही कम समय में हुआ। मैंने पहले ही कहा है कि तुम अभी भी बहुत कमज़ोर हो। अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और मेरे गुलाम बन जाओ तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम जल्दी ही मजबूत हो जाओगे, यहाँ तक कि मुझसे भी आगे निकल जाओगे, खासकर जब स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करने की बात आती है। ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स ने कहा, सपने देखो। चेन जियांग ने पहले ही महसूस कर लिया था कि चूंकि वह ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स के भीतर था, इसलिए प्रतिद्वंद्वी की स्थानिक ऊर्जा वास्तव में उसकी तुलना में अधिक मजबूत थी, इसलिए वह स्थानिक उपयोग के मामले में ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट से वास्तव में कमतर था। लेकिन ये सब इसलिए था क्योंकि जब वह दिव्य देवता की साधना कर रहा था तो उसके अधिकांश दिव्य देवता जीवन संहारक दिव्य देवता थे, इसलिए उसके पास कम स्थानिक दिव्य देवता थे। उसे लगा कि यदि उसके पास 100 से अधिक स्थानिक दिव्य देवता हों तो वह निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी से कमजोर नहीं होगा। इसके बारे में सोचने के बाद चेन जियांग को पता था कि उसके पास बहुत अधिक स्थानिक दिव्य देवता नहीं थे, इसलिए यदि वह अंतरिक्ष की शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करता तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को हराने में सक्षम नहीं होता। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि चेन जियांग की स्थानिक ऊर्जा का उपयोग उसके जितना अच्छा नहीं था, इसलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चेन जियांग उससे कहीं ज्यादा कमजोर था। इसके अलावा चेन जियांग एक इंसान था और उसने पहले भी एक बार स्थानिक नियमों की साधना की थी, इसलिए उसका मानना था कि चेन जियांग के लिए उसे हराना असंभव था। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मैं अभी तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम मेरी आज्ञाकारी होकर मेरा गुलाम बनने के लिए सहमत हो जाओ तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि भविष्य में तुम्हारा जीवन बहुत आरामदायक होगा, अन्यथा मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। काली पोशाक वाली दुष्ट आत्मा ने कहा, अपनी गांड की गुलामी करो। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए भले ही तुम मेरे गुलाम हो, मैं फिर भी तुम्हें नीची नज़र से देखूंगा। चेन जियांग ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसने 6 लोगों के दर्पण निकाले थे। तो फिर नरक में जाओ। काली पोशाक वाली दुष्ट आत्माएं अचानक गायब हो गईं। उसने खुद को छिपाने के लिए काउंटर पावर का इस्तेमाल किया और साथ ही टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी शक्तिशाली स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया।
चेन जियांग ने भी तुरंत अपने 6 लोगों के दर्पणों का आग्रह किया, जिससे उसे एक आत्मा सीलिंग किलिंग एरे जारी करने की अनुमति मिली। ये सोल सीलिंग किलिंग एरे अचानक बहुत शक्तिशाली शक्ति के साथ फट सकता है। यह एक पल के लिए दुश्मन की आत्मा को सील कर सकता है और उस पल में ये दुश्मन की आत्मा पर बेतहाशा हमला भी कर सकता है। हालांकि ये केवल एक पल के लिए ही ऐसा करेगा। चेन जियांग के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए एक पल ही काफी था। ठीक इसी समय चेन जियांग की दिव्य जादुई तलवार की आभा भड़क रही थी और उसके शरीर में मौजूद सभी दिव्य देवता कांप रहे थे। उसके अंदर से पागल दिव्य शक्ति की लहरें निकल रही थीं, जो स्वर्गीय जादुई तलवार पर हमला कर रही थीं। मार डालो, चेन जियांग चिल्लाया और उसी समय स्वर्गीय जादुई तलवार दूसरे पक्ष के माथे के बीच में घुस गई। उसकी आंखों ने अपनी हड्डियों का उपयोग करके सुनहरे प्रकाश की 2 किरणें निकालीं। उल्का अमर शक्ति हड्डियों के माध्यम से उसकी आंखों की विशिष्टता के माध्यम से दिव्य इंद्रिय सागर में प्रवेश किया और काले रंग के दिव्य इंद्रिय सागर को देखा, जैसे कि उसे 2 विशाल उल्काओं ने मारा हो। चेन जियांग ने स्वर्गीय जादुई तलवार निकाली और बेचैनी से पीछे हट गया। काली पोशाक वाली दुष्ट आत्माओं ने उसका सिर पकड़ लिया और लगातार चिल्लाने लगी। उसके पूरे शरीर से लाल धुंध निकल रही थी। उसी समय उसने चेन जियांग को श्राप दिया, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। काली पोशाक वाली दुष्ट आत्माएं अचानक लाल धुंध में बदल गईं। उनका रूप अत्यंत भयावह था। वह दहाड़ते हुए चेन जियांग की ओर बढ़ीं। अंदर आओ। चेन जियांग ने तुरंत अपनी च्वांगशी भगवान भट्टी को बुलाया, जिससे च्वांगशी भगवान भट्टी का मुंह बड़ा हो गया, जिससे काली वेशभूषा वाली दुष्ट आत्माएं अंदर प्रवेश कर सकीं। इस समय उसके चारों ओर का सफेद स्थान भी गायब हो गया था और उसी क्षण चेन जियांग झील में प्रकट हुआ। ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स नहीं मरा। वह चेन जियांग द्वारा च्वांगशी भगवान भट्टी के अंदर फंस गया था। तुम वाकई भाग्यशाली हो जो मेरे जैसे गोली देवता के हाथों में पड़ गए हो। तो चिंता मत करो, तुम्हारी स्थानिक शक्ति तुम्हारे मरने के बाद ऐसे ही गायब नहीं हो जाएगी, इसलिए मैं इसे स्वीकार करूंगा। चेन जियांग ने शरारत से हंसा, फिर वह एक गुफा में छिप गया और स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करके अपनी भयानक स्थानिक ऊर्जा को ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स के शरीर से अलग कर दिया। चेन जियांग अब दाई डोंगोंग और अन्य लोगों के बारे में चिंतित नहीं था। एवरलास्टिंग माउंटेन पर सभी खतरों से उसके द्वारा निपटा गया था। उसने अपने संचार जेड प्रतीक पत्र का उपयोग करके वूजी से इसके बारे में भी पूछा था और अब वे युद्ध के मैदान को साफ कर रहे थे, एवरलास्टिंग माउंटेन को पूरी तरह से नीचे ले जा रहे थे। वह तुरंत वापस नहीं गया। वह ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स के शरीर के अंदर अंतरिक्ष की शक्ति को परिष्कृत करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अब तक उसे कभी भी ऐसी शक्ति नहीं मिली थी जो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन अभी कुछ देर पहले की ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इसलिए वह बहुत चाहता था कि काश उसके पास भी ऐसी शक्तिशाली शक्ति होती। चवांगशी देव भट्टी के अंदर काली वेशभूषा वाली दुष्ट आत्माओं ने चेन जियांग की लपटों को महसूस किया और उसी समय मन ही मन सोचा कि आखिर यह कौन सी चीज है जो वास्तव में उसे अपने अंदर फंसा सकती है और यहाँ तक कि इतनी मजबूत ज्वाला भी छोड़ सकती है, मानो वह उसे जलाकर राख कर देना चाहती हो। अभी चेन जियांग उसे एक सांस में जलाकर राख करने को तैयार नहीं था। स्वर्गीय कीमिया के अंदर एक ऐसी तकनीक थी जो किसी की शक्तियों को अलग कर सकती थी और अब चेन जियांग इस तकनीक का उपयोग ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स को जलाने के लिए करने जा रहा था। कमीने, तुम क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे शरीर के भीतर अंतरिक्ष की शक्ति अलग हो रही है। काली वेशभूषा वाली दुष्ट आत्माएं चिल्लाईं। तुम अभी मरे नहीं हो। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं बस तुम्हारे समान स्तर पर रहना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी अंतरिक्ष की शक्ति को एक गोली में परिष्कृत करके खा जाऊंगा। कमीने, अभी रुक जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एक भयानक मौत मरोगे। काली पोशाक वाली दुष्ट आत्माएं गुस्से में चिल्लाईं। तुम एक भयानक मौत मरोगे। तुम सभी स्वर्ग को बर्बाद कर रहे हो, इसलिए अब तुम सभी एक भयानक मौत मरने जा रहे हो, हाहा। चेन जियांग हंसा और आग की तीव्रता बढ़ा दी, जिससे काली वेशभूषा वाली बुरी आत्माएं बोलने में असमर्थ हो गईं और चीखना बंद करने में असमर्थ हो गईं। ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स को रुकने से पहले 4 घंटे से ज्यादा चिल्लाना पड़ा। इस समय उसे चेन जियांग ने भी परिष्कृत किया था। चेन जियांग ने उसके शरीर से 2 शक्तिशाली ताकतों को अलग किया। एक थी काउंटर पावर, दूसरी थी अंतरिक्ष की शक्ति। ये दोनों शक्तियां बहुत शक्तिशाली थीं, विशेषकर अंतरिक्ष की शक्ति। मुझे आश्चर्य है कि इन 2 शक्तियों को प्राप्त करने के बाद क्या होगा। चेन जियांग ने 2 अलग अलग ऊर्जाओं को संघनित करना जारी रखा। अगर वह उन्हें गोलियों में परिष्कृत करता तो गुणवत्ता में बहुत सुधार होता। चेन जियांग भी अब इसे अवशोषित कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। वह बहुत सारी ऊर्जा खो देगा। इन 2 ऊर्जाओं को 2 गोलियों में परिशोधित करने में उसे पूरे 2 दिन लगे। उसने सबसे पहले काउंटर पावर से परिष्कृत एक गोली ली और फिर जल्दी से उसे अपने शरीर में मिला लिया। इस समय उसकी काउंटर पावर और भी अधिक बढ़ गई थी।
ये बहुत संभव है कि ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स की अदृश्यता का पता लगाने की पिछली क्षमता इस तथ्य के कारण थी कि उसके शरीर पर काउंटर पावर बहुत मजबूत थी, जिससे उसे यह पता लगाने में मदद मिली कि अन्य अदृश्य ईविल स्पिरिट्स कहाँ हैं। इसलिए चेन जियांग को लगा कि भले ही वह भविष्य में दाओ हृदय नेत्र का उपयोग न करे, फिर भी वह अदृश्य बुरी आत्माओं को महसूस करने में सक्षम होगा। उसके बाद उसने उस स्थानिक शक्ति को एक गोली में बदलकर निगल लिया। इसे खाने के बाद स्थानिक शक्ति उसके पहले दिव्य इंद्रिय सागर में फैल गई और उसके स्थानिक दिव्य देवता में प्रवेश कर गई। चेन जियांग के दूसरे दिव्य इंद्रिय सागर ने स्थानिक दिव्य देवता की खेती नहीं की, इसलिए उन्होंने इस शक्ति को पहले दिव्य इंद्रिय सागर में प्रवाहित किया। यद्यपि प्रथम दिव्य इंद्रिय सागर में बहुत अधिक स्थानिक दिव्य देवता नहीं थे, फिर भी वे स्थानिक ऊर्जा की विशाल मात्रा को अवशोषित करने में सक्षम थे, जिसके कारण अंदर स्थित स्थानिक दिव्य देवता की गुणवत्ता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। अंतरिक्ष की मेरी शक्ति बहुत बढ़ गई है। यदि मैं स्थानिक संवेदन के अपने क्षेत्र का उपयोग करता हूं, तो मैं बहुत व्यापक क्षेत्र को कवर कर सकता हूं। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अनंत पर्वत उसके दिमाग में प्रकट हुआ। इसके अलावा जब वह स्थानिक यात्रा का उपयोग करता है, तो वह और भी दूर तक यात्रा करने में सक्षम होगा। उसे लगा कि अगर वह महान स्वर्गीय तारे पर टेलीपोर्ट करना चाहता है, तो वह बहुत तेजी से ऐसा करने में सक्षम होगा, पिछली बार के विपरीत जहां उसे कई बार टेलीपोर्ट करने की आवश्यकता थी। चेन जियांग के लिए यह एक बहुत बड़ा सुधार था, क्योंकि दिव्य औषधि की खेती और प्रतिकृति बनाने के लिए वह स्थानिक दिव्य देवता के बारे में भूल गया था और इसे बढ़ाने के लिए कोई रास्ता खोजना मुश्किल था। हालांकि अभी ये ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स की वजह से था कि उसकी स्थानिक ऊर्जा बहुत बढ़ गई थी। नेता, जल्दी वापस आ जाओ, हम खतरे में हैं। वूजी ने अचानक चेन जियांग को एक संदेश भेजा, जिसने अपना संचार जेड प्रतीक पत्र निकाला और समाचार प्राप्त करने के तुरंत बाद अनंत पर्वत की चोटी पर टेलीपोर्ट हो गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अनंत पर्वत की चोटी पर वूजी और बाकी लोगों के अलावा लोगों का एक और समूह था। लोगों का ये समूह सभी युवा थे और उनका नेतृत्व करने वाले के चेहरे पर बहुत घमंड था। यहाँ तक कि एक शिष्य उसके पैरों पर पैर रख रहा था। चेन जियांग इस शिष्य को जानता है, लेकिन वह उनके विला का है। बगल में दाई डोंगगोंग, हुआंग जिनटियन और अन्य लोग पीले पड़ गए थे। ये देखा जा सकता था कि उन्हें अंदरूनी चोटें लगी थीं और उन सभी को उनके सामने लोगों के समूह ने पीटा था। चेन जियांग ने एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल करके उस शिष्य को दूर भेज दिया, जिसके सिर पर पैर रखा गया था। उसका चेहरा भी बर्फ की तरह ठंडा और उदास हो गया। आप कौन हैं? चेन जियांग ने ठंडे स्वर में पूछा। समूह का नेतृत्व कर रहे युवक ने देखा कि जिस व्यक्ति पर वह कदम रख रहा था, उसे ले जाया जा रहा है। वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मन ही मन क्रोधित भी हुआ। उसने इसे उकसावे के तौर पर देखा। यह अनंत पर्वत हमारा है, हालांकि आप सभी ने कड़ी मेहनत की है, बेहतर होगा कि आप सभी चले जाएं। हम आप पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि वह सुंदर था, लेकिन उसमें मर्दानापन की कमी थी। हालांकि उसके शब्द बेहद घमंडी थे, जिससे लोग उससे थोड़ा डरते थे। नेता, वे मरे हुए दिव्य जाति से हैं। ये स्वर्गीय दाओ का मुख्य कबीला है। वे इस अनंत पर्वत पर कब्जा करने जा रहे हैं। वूजी ने चेन जियांग को एक ध्वनि संचरण भेजा। उन्होंने हमें उस क्षण घायल कर दिया जब वे दिखाई दिए। उनकी ताकत बेहद भयानक है। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि ये मरे हुए दिव्य जाति इतनी जल्दी आ जाएगी, लेकिन वह डर नहीं था। जिन लोगों को भाग जाना चाहिए वे आप लोग हैं। हालांकि मैं आप सभी को खुशी से भागने नहीं दूंगा। आपने हमारे लोगों में से एक को घायल कर दिया और आपने मेरे शिष्य के सिर पर भी पैर रखा। चेन जियांग ने कहा। जिस शिष्य के सिर पर लात मारी गई थी, उसे बहुत अपमान सहना पड़ा। एक नेता के रूप में ये तथ्य कि चेन जियांग के शिष्य को इस तरह अपमानित किया गया था, उसे अपमानित करने के बराबर था। क्या मैं कुछ सुन रहा हूँ? ऐसा आदमी वास्तव में ऐसे अहंकारी शब्द कह सकता है? वह आदमी आश्चर्यचकित होकर अपने पीछे लोगों के समूह की ओर देखने लगा। उसके पीछे खड़े लोग जोर से हंसने लगे। युवा मास्टर, आप उसे 10 चालों में हरा सकते हैं, है ना? 10 चालें? एक चाल भी बहुत है। यंग मास्टर इस बेवकूफ़ को एक उंगली से मार सकते हैं। युवा मालिक, जल्दी से उससे छुटकारा पाओ। अगर आपको लगता है कि वह आपके हमले के लायक नहीं है, तो हमें संभालने दो। हम गारंटी देते हैं कि हम उसे आसान मौत नहीं मरने देंगे। चेन जियांग हंसा। तुम कुत्ते इतने खुशी से क्यों भौंक रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे यंग मास्टर की चीखें इतनी अच्छी हों कि तुम्हारा यंग मास्टर तुम्हें मल दे, है ना? युवा प्रभु, जल्दी से उसे नष्ट कर दो। जल्दी करो, उसे मार डालो। उसने वास्तव में हमारा अपमान किया है। उस युवा मास्टर की अभिव्यक्ति भी उदास और ठंडी हो गई थी। चेन जियांग ने बार बार उसे उकसाया, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया। इससे पहले किसी ने भी उसके सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। युवा राजा के अलावा, जो अधिक शक्तिशाली था, बाकी सब उसकी नज़र में कुछ भी नहीं थे। क्या तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ? तुम अभिमानी और कमज़ोर इंसानों, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि हम इंसानों जैसे दिखते हैं, हम तुम्हारे जितने कमज़ोर हैं।
युवा स्वामी आगे बढ़े और ठंडे स्वर में कहा, मैं अभी कार्रवाई करने के लिए बहुत आलसी हूँ, घुटने टेको और दया की भीख मांगो। घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। चेन जियांग ने ये सुनने के बाद वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसने लगा। तुम इस जगह को छीनने क्यों आए हो, फिर भी हमें घुटने टेक कर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया, और जिन्हें घुटने टेक कर माफ़ी मांगनी चाहिए वो तुम लोग हो। मैं अब अच्छे मूड में हूँ, शायद मैं तुम लोगों को एक बार जाने दूँ और तुम लोगों को आसानी से वापस भागने दूँ। चूंकि तुम मरना इतना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। युवा मास्टर अचानक चमक गया और बहुत तेज गति से वह चेन जियांग की ओर बढ़ा। दूर से वह बिजली के एक बोल्ट की तरह लग रहा था जो सीधे चेन जियांग पर हमला कर रहा था। चेन जियांग ने अभी अभी अंतरिक्ष की शक्ति बढ़ाई थी, इसलिए चाहे दूसरा पक्ष कितना भी तेज क्यों न हो, वह अभी भी उसके दिल जितना तेज नहीं होगा। जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हमला करते देखा तो उसके मन में एक विचार आया और वह गायब हो गया। हालांकि युवा मास्टर बिजली की तरह था लेकिन वह चूक गया। हाँ, चेन जियांग चिल्लाया। अचानक युवा मास्टर के बगल में प्रकट हुआ, उसका हाथ एक ब्लेड की तरह नीचे गिर गया, उल्का अमर शक्ति को साथ लाया और इसके अलावा एक ड्रैगन दहाड़ जारी की। ये बेहद भयानक था। युवा मास्टर को लगा कि चेन जियांग की अचानक शक्ति का विस्फोट बेहद भयानक था और साथ ही वह अपने दिल में सदमे से अभिभूत था। वह जल्दी से चकमा देना चाहता था लेकिन चेन जियांग की गति बहुत तेज थी। जैसे ही उसने प्रतिक्रिया की उसका कंधा डूब गया और चेन जियांग के ब्लेड ने बेरहमी से उस पर वार किया। कच! युवा मास्टर, जो अभी कुछ देर पहले बहुत घमंडी था, उसका हाथ चेन जियांग ने अपने नंगे हाथों से काट दिया। ये कहना चाहिए कि चेन जियांग के हमले की शक्तिशाली ताकत ने उसे अलग कर दिया था। आह! युवा स्वामी बुरी तरह चिल्लाया। पाओ! चेन जियांग ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जोरदार बूम की आवाज के साथ। सुंदर चेहरे को एक तरफ झुकाने के बाद चेन जियांग ने फिर जल्दी से उसकी ओर एक बैकहैंड थप्पड़ मारा। चेहरे के बाएं और दाएं चेहरे को चेन जियांग ने तुरंत दर्जनों बार थप्पड़ मारे और उसके चेहरे की भयानक नज़र से यह भी नहीं देखा जा सकता था कि यह एक इंसान का चेहरा था। तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया है और तुम मेरे लोगों को रौंद रहे हो। चेन जियांग ने युवा मास्टर को नीचे गिराया, युवा मास्टर के चेहरे पर पैर रखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने सोचा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो लेकिन तुम तो बस एक चींटी हो, जाओ मर जाओ। चेन जियांग के पैर पर उल्का अमर शक्ति के प्रभाव के साथ एक तीव्र ज्वाला निकली। हर कोई देख सकता था कि जब चेन जियांग ने युवा मास्टर के चेहरे पर कदम रखा तो उसकी जांघ से अचानक ज्वाला फूट पड़ी। गर्जन! उल्का अमर शक्ति के साथ साथ लपटें बाहर निकलीं, भयंकर सीटी जैसी ध्वनि निकली और लपटों का एक विशाल समुद्र बाहर निकल आया। बूम! उसी समय आग जोर से जलने लगी और युवा स्वामी के शरीर को घेर लिया। उल्का अमर शक्ति ने उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया और भयंकर लपटों ने बिखरे हुए टुकड़ों को जलाकर राख कर दिया। युवा प्रभु! एक युवक डरकर चिल्लाया। यद्यपि युवकों का समूह उग्र था, फिर भी उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि उनके युवा स्वामी को भी दुश्मनों ने मार डाला, उनका तो कहना ही क्या। तुम जाना चाहते हो? चेन जियांग ने अपना शरीर उलट दिया और स्थानिक कारावास का इस्तेमाल किया, सभी युवाओं को जगह में बंद कर दिया। फिर उसने स्थानिक कटों का इस्तेमाल करके उनके आसपास की सारी जगह को टुकड़ों में काट दिया, जिससे उनके शरीर भी टूट गए। तुम कुत्ते गुलामों के झुंड, चूंकि तुम अपने युवा स्वामी के प्रति वफादार हो, मैं तुम्हें उसके साथ जाने को कहूँगा। चेन जियांग ने हवा में टेलीपोर्ट किया और एक अग्नि बादल हथेली छोड़ी जो एक पहाड़ की तरह नीचे दबा। इसने आग की एक लहर पैदा कर दी और इसने युवाओं के समूह को घेर लिया, जिससे वे चीखने से पहले ही राख में बदल गए। चेन जियांग की मौजूदा ताकत से वूजी और अन्य लोग भी डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में इतना भयानक था कि युवा गुरु एक ऐसा अस्तित्व था जो उनकी नज़र में शीर्ष दिव्य भगवान से भी बढ़कर था। फिर भी उसे चेन जियांग ने बेरहमी से कुचल दिया, जिसका मतलब था कि चेन जियांग की ताकत उस युवा गुरु से भी ज्यादा थी। चेन जियांग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, ऐसा लगता है कि वे पहले ही आ चुके हैं और वास्तव में वे बदल गए हैं। वे एल्डर वू जैसी मरे हुए दिव्य जाति से पूरी तरह से अलग हैं। वूजी ने आह भरते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि आखिर हुआ क्या था। वे वास्तव में उस सील को नष्ट करना चाहते थे। अब सभी लोग कृपया अपने आप को ठीक करें, अनंत पर्वत के महान गठन को खोलें। चेन जियांग ने कहा, प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र से ऊपर मरे हुए दिव्य जाति यहाँ थी और वे समग्र रूप से बहुत मजबूत थे। जिस युवा गुरु को उसने अभी अभी मारा था उसका निश्चित रूप से बहुत ऊंचा दर्जा था, इसलिए मरे हुए दैवीय जाति निश्चित रूप से किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अगली बार भेजेगी। हमें अनंत पर्वत की रक्षा मरते दम तक करनी होगी। वे निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली लोगों को भेजेंगे। चेन जियांग ने कहा, बड़े वो, आपकी चोटें कैसी हैं? कोई गंभीर बात नहीं, वूजी ने कहा। तो फिर महान स्वर्गीय सितारे के पास जाओ, सैकड़ों फूलों के गांव में जाओ और जू यूकिंग को यहाँ बुलाओ। अगर वह महान स्वर्गीय सितारे के ड्रैगन काइलिन से संपर्क कर सकता है तो देखें कि वह आता है या नहीं।
चेन जियांग ने कहा, मैं अब जाऊंगा। वूजी ने सिर हिलाया, उसने भी चेन जियांग से ड्रैगन काइलिन के बारे में सुना था, इसलिए वह जल्दी से महान स्वर्गीय सितारे की ओर भागा। बड़े सितारों में से ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो मदद कर सकते थे, केवल जू यूकिंग, शापित दानव जो पीक दिव्य भगवान और ड्रैगन काइलिन रेन शिन के पास पहुंच गया था। हालांकि ऊपर बहुत से पीक दिव्य भगवान थे, फिर भी वे मदद करने के लिए बहुत कमजोर थे। जब चेन जियांग ने पहले पुरुषों के उस समूह को मार डाला था तो उसने उनकी कुछ दिव्य आत्माओं को छीन लिया था। इन सभी दिव्य आत्माओं के अंदर यादें थीं, वह भी यादों की खोज के लिए आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का उपयोग कर रहा था। वह प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र के बारे में अधिक समझना चाहता था। वह समझना चाहता था कि ऊपर की मरे हुए दिव्य जाति इसमें क्यों बदल गई थी। उस युवा स्वामी को बहुत सी बातें पता रही होंगी, लेकिन चेन जियांग ने उसे अभी अभी मार डाला, जिससे वह पीछे नहीं हटी, इसलिए दिव्य इंद्रिय सागर की आत्मा और शरीर दोनों तुरंत नष्ट हो गए। चेन जियांग को दिव्य आत्मा में जो यादें मिली थीं, उनके माध्यम से उसे कुछ ऐसी बातें पता चलीं जिन्होंने उसे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया था। प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र के ऊपर भी मरे हुए दिव्य जाति थी। मरे हुए दिव्य जाति के अलावा मनुष्यों सहित कई अन्य जातियां भी थीं। मूल रूप से वे सभी स्वाभाविक रूप से पैदा हुए प्राणी थे और वे सभी प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र के भीतर सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे। बस इतना ही था कि कोई नहीं जानता था कि नेचुरल लॉ डिवाइन दायरे के ऊपर क्या हो रहा था। केवल 3 जातियां बची थीं और उनमें से एक थी इंडेड डिवाइन रेस, उसके बाद मानव जाति और रेड स्पिरिट रेस। तथाकथित लाल आत्मा जातियां दुष्ट आत्मा जातियां थीं जो जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से रक्त चूसने पर निर्भर थीं। प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र से ऊपर के मनुष्य बहुत मजबूत नहीं थे, वे केवल मध्यम शक्ति के थे, लेकिन मरे हुए दिव्य जाति और लाल आत्मा जाति दोनों बहुत मजबूत थे। खास तौर पर रेड स्पिरिट रेस मूल रूप से वे और भी अधिक शक्तिशाली थे क्योंकि उनके पास अन्य देव जनजातियों को नियंत्रित करने की शक्ति थी। यही कारण था कि उन्हें प्राकृतिक कानून दिव्य आत्मा द्वारा दंडित किया गया था। चूंकि प्राकृतिक कानून दिव्य आत्मा एक मानव थी, इसलिए स्वर्गीय कानून पवित्र भूमि जिसमें मानव जाति निवास करती थी, उसकी रक्षा करने वाली एक शक्तिशाली शक्ति थी। इसलिए अन्य जातियों के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बाद भी मानव जाति अभी भी अस्तित्व में रह सकती है। मरे हुए दिव्य जाति और लाल आत्मा जाति ने सेना में शामिल हो गए थे। वे स्वर्गीय मार्ग के नियमों के खिलाफ जाना चाहते थे और अपने प्राकृतिक कानून सिद्धांतों के साथ घूमने वाली दुनिया को अपने हाथों में नियंत्रित करना चाहते थे। इन सभी वर्षों में क्योंकि मरे हुए दिव्य जाति और लाल आत्मा जाति बहुत करीब थे, मरे हुए दिव्य जाति पहले से ही बुरी आत्मा द्वारा नष्ट कर दी गई थी और मरे हुए दिव्य जाति बदल गई थी। चेन जियांग को जब इन चीज़ों के बारे में पता चला तो उसने भी खुद का बचाव करने का एक तरीका खोज लिया। अभी यहाँ केवल मरे हुए दिव्य जाति थी और दुष्ट आत्मा जाति अभी भी प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र से ऊपर थी, जो मनुष्यों से निपट रही थी। ऐसा लगता है कि प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र सभी जीवित प्राणियों का जन्मस्थान है। वहाँ सभी प्रकार की जातियां हैं और उनकी ताकतें सभी बहुत शक्तिशाली हैं। वह युवा स्वामी, जो मरे हुए दिव्य जाति में एक छोटी जनजाति के नेता का बेटा है, पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। चेन जियांग को इस बात की जिज्ञासा थी कि अन्य जातियां अचानक क्यों गायब हो गईं। मरे हुए दिव्य जाति को भी इस बारे में पता नहीं था और दुष्ट आत्मा जाति को भी इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन स्वर्गीय दाव पवित्र भूमि द्वारा संरक्षित मनुष्य अभी भी यहाँ थे। इसका कोई कारण तो होगा। केवल 3 बैच मरे हुए दिव्य जाति में आए, उनमें से एक ने एक स्वर्गीय सितारे पर कब्जा कर लिया, दूसरे को मैंने मार दिया, जबकि बाकी एक स्वर्गीय सितारे को मारने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उन्हें अब तक पता चल जाना चाहिए कि इस स्थान पर आने वाला बैच नष्ट हो गया था और वे बहुत जल्द यहाँ होंगे। चेन जियांग बहुत चिंतित नहीं था। अगर जू यूकिंग आ गई तो जू यूकिंग की मदद से वह आराम कर पाएगा, अगर केवल ड्रैगन काइलिन आ सके। अभी अनंत पर्वत की सील बहुत कमजोर थी, क्षतिग्रस्त होने पर इसे आसानी से तोड़ा जा सकता था, इसलिए चेन जियांग को यहाँ रहना पड़ा। भले ही वह सील को मजबूत न कर सके, वह सील को इतनी जल्दी नष्ट नहीं होने दे सकता था। उसे थोड़ी देर के लिए इसमें देरी करनी पड़ी ताकि वे स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर सके, जो जल्दी से उनकी ताकत बढ़ा सके। जब तक उनके पास अधिक स्वर्गीय दाव क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे, उन्हें प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र के मजबूत दुश्मनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और दाई डोंगगोंग दोनों घायल हो गए। ये देखा जा सकता था कि प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र के लोग कितने मजबूत थे कि वे स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में शीर्ष रैंक वाले थे। जू यूकिंग और वूजी महान स्वर्गीय सितारे से आए थे, इसलिए चेन जियांग थोड़ा निराश था कि उसने ड्रैगन काइलिन को नहीं देखा। क्या दुश्मन बहुत मजबूत हैं? जू यूकिंग को भी बहुत सी बातें पता थीं, इसलिए जब उसने चेन जियांग को देखा तो उसने उससे सीधे पूछा, लेकिन अब आप और मैं उनसे निपट सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यूकिंग, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। चेन जियांग ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसके बालों को सहलाया। ये ठीक है, मैंने भी बहुत सुधार किया है। मेरे लिए ये सही है कि मैं इसे आजमाऊं। जू यूकिंग ने चेन जियांग को देखकर मुस्कुराया।
वह पहले से ही कुछ दिनों से सैकड़ों फूलों के गांव में थी, इसलिए वह चेन जियांग के बारे में उससे काफ़ी कुछ जानती थी और उसे बेहतर समझती थी। उसके बाद चेन जियांग ने वूजी और जू यूकिंग को प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र के बारे में सब कुछ बताया। उसने पहले ही दाई डोंगोंग और अन्य लोगों को इसके बारे में बता दिया था। जू यूकिंग एक अभिशाप की शक्ति का उपयोग कर रही थी, इसलिए उसकी हरकतें भी ध्वनिहीन थीं। एक बार जब कोई उसके अभिशाप से प्रभावित होता तो परिणाम गंभीर होते, और 100 देवताओं के स्तर के साथ वह जल्द ही इसे पूरी तरह से विकसित करने में सक्षम हो जाती, जिससे उसे स्टार लॉ डिवाइन दायरे में मजबूत माना जाता। बेशक ये केवल इसलिए था क्योंकि जू यूकिंग ने द्वितीय दिव्य इंद्रिय सागर तक साधना की थी, जिसके कारण उसके पास इतनी ताकत थी। वूजी ने चुपके से जू यूकिंग की ताकत का अंदाज़ा लगा लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग के साथ खड़ी महिला इतनी ताकतवर होगी, इन बुजुर्गों से भी ज्यादा भयानक। वह इसे नहीं देख पाया। जू यूकिंग को वहां आए हुए सिर्फ आधा दिन ही हुआ था, लेकिन अचानक लोगों का एक समूह एवरलास्टिंग माउंटेन की चोटी पर दिखाई दिया। अगर महान संरचना की सुरक्षा न होती तो वे पहले ही नीचे उतर चुके होते। यूकिंग, बेहतर होगा कि तुम खुद को तैयार कर लो। मेरे आदेशों को सुनो और बाद में मेरी मदद करो, चेन जियांग ने जू यूकिंग से कहा, और फिर वह तुरंत हवा में उड़ गया और लोगों के उस समूह के सामने प्रकट हुआ। तुम कौन हो? चेन जियांग को पहले से ही दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि पता थी, लेकिन फिर भी उसे पूछने का नाटक करना पड़ा। वह देखना चाहता था कि क्या दूसरे पक्ष को पता है कि उसने ही युवा मास्टर की हत्या की है। और तुम कौन हो? जल्दी से इस संरचना को हटाओ, नहीं तो हम इसे नष्ट कर देंगे और ये पहाड़ हमारा हो जाएगा। विरोधी पक्ष में कई दर्जन लोग थे, जिनका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का आदमी कर रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे एक बूढ़ा आदमी था, जिसने सभी को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। एक नज़र में ही पता चल गया कि वह बहुत शक्तिशाली था। मैं अनंत पर्वत का नेता हूँ। आपको ये कहने का क्या अधिकार है कि यह पर्वत आपका है? चेन जियांग ने उदासीनता से पूछा। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम यहाँ के नेता हो या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने इस पहाड़ पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं और यह मेरा है। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, क्या तुम यह व्यू हटाने जा रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ बहुत ठंडी और धमकी से भरी हुई थी। पीछे नहीं हटना, चेन जियांग ने जवाब दिया। तलवार अचानक बिना किसी चेतावनी के पलक झपकते ही चेन जियांग के गले में घुस गई। चेन जियांग ने पहले से ही खुद को तैयार कर रखा था। जिस क्षण दूसरे पक्ष ने हमला किया, उसने क्लाउड स्काई तारामंडल का उपयोग किया और अपने गले को कोहरे में बदल दिया। हालांकि तलवार ने उसे छेद दिया, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। दूसरे पक्ष ने सोचा कि उसने चेन जियांग का गला घोंट दिया है, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब तक उसे पता चला, चेन जियांग की स्वर्गीय जादुई तलवार पहले ही प्रकट हो चुकी थी। चेन जियांग की तलवार बहुत तेज थी, उसका निशाना उसके प्रतिद्वंद्वी की कलाई पर था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि उसकी तलवार दुश्मन के गले में घुस जाएगी, लेकिन इससे दुश्मन को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब वह अभी भी सदमे में था, तब तक दुश्मन ने हमला कर दिया था। अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे खड़ा आदमी भी हैरान था। उनके नेता का हाथ कटा हुआ था। मर जाओ, अधेड़ उम्र के आदमी ने दहाड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से वार किया। नीली क्यूरी आभा के साथ पूरी धरती अचानक हिंसक रूप से हिलने लगी। जब आभा ने हमला किया तो उसने एक भयंकर हवा पैदा की। जमीन तुरंत इसकी एक मोटी परत से ढक गई। कीचड़ और पेड़ हर जगह उड़ गए, सभी दिशाओं में उड़ गए। चेन जियांग मन ही मन चौंक गया। हथेली कट जाने के बाद भी अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी उदासीन बना रहा और उसने अपनी चाल चलते हुए उस नीली दिव्य शक्ति को मुक्त कर दिया। उसे नहीं पता था कि यह कौन सी कानूनी शक्ति थी, लेकिन इसमें निहित शक्ति ने चेन जियांग को चौंका दिया। हालांकि यह आकाशीय हवा की एक हिंसक शक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह दिव्य शक्ति से संघनित एक तेज कांटा था। यह बेहद भयानक था। चेन जियांग के दूर चले जाने के बाद उसे अपने दिल में एक डर सा महसूस हुआ। उसे लगा कि अगर उसे छेद दिया गया तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह एक बहुत शक्तिशाली भगवान की शक्ति के साथ संघनित एक तेज कांटा था। हालांकि जोर की गति अभी भी थोड़ी धीमी थी। दूसरे पक्ष को पता नहीं था कि उसने इतनी शक्तिशाली स्थानिक शक्ति को पकड़ लिया है। अगर यह अतीत होता तो चेन जियांग निश्चित रूप से टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं करता, लेकिन अब यह अलग था। ब्लैक कॉस्ट्यूम ईविल स्पिरिट्स की स्थानिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद इस बेहद अस्थिर स्थान के सामने भी वह अभी भी आसानी से टेलीपोर्ट करने में सक्षम था। यूकिंग, उस बूढ़े आदमी से निपटो, चेन जियांग ने अचानक जू यूकिंग से कहा। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि मध्यम आयु वर्ग के आदमी के पीछे बूढ़ा आदमी एक बहुत ही भयानक शक्ति को संघनित कर रहा था। जू यूकिंग पहले से ही तैयार थी। चेन जियांग की ध्वनि संचरण को सुनकर उसने तुरंत अपनी शाप शक्ति का इस्तेमाल किया। चेन जियांग एक बार फिर उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास टेलीपोर्ट हो गया। बिजली गिरी और अधेड़ उम्र के आदमी की बांह पर नीली रोशनी चमक उठी। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि यह ऐसा होगा।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अभी अभी अपनी हथेली खो दी थी, इसलिए उसे स्वर्गीय जादुई तलवार की ताकत के बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन उसने वास्तव में उसे मारने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया था। स्वर्गीय जादुई तलवार की नीली रोशनी ने जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बांह पर प्रहार किया तो चेन जियांग को लगा कि उसकी अपनी स्वर्गीय जादुई तलवार विकृत होने वाली है, क्योंकि वह एक अत्यंत अजीब और कुछ हद तक नर्म शक्ति द्वारा पिघल गई थी। ये बुरा है। चेन जियांग ने उत्सुकता से स्वर्गीय जादुई तलवार को बाहर निकाला, लेकिन इसे बाहर निकालना अप्रत्याशित रूप से कठिन था, क्योंकि यह एक मजबूत चूषण बल द्वारा आकर्षित किया गया था। स्थानिक अलगाव। चेन जियांग ने अपनी स्थानिक ऊर्जा को स्वर्गीय जादुई तलवार पर रखा, जिससे वह स्वर्गीय जादुई तलवार से अलग हो गई। तभी वह उसे बाहर निकालने में कामयाब हो पाया। स्वर्गीय जादुई तलवार पहले से ही थोड़ी मुड़ी हुई थी, जिससे चेन जियांग हैरान रह गया। दूसरे पक्ष की शक्ति बेहद अजीब और भयानक थी। अभी अभी चेन जियांग ने यह भी देखा कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे खड़ा बूढ़ा व्यक्ति हमला करने वाला था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह क्यों रुक गया। बुजुर्ग, क्या हुआ? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। मैं हिल नहीं सकता। बूढ़े आदमी का चेहरा सदमे से भर गया। यह एक अभिशाप की शक्ति है। किसी ने मुझे एक अभिशाप दिया है। ये सबसे आम शरीर सुरक्षा अभिशाप होना चाहिए। ये देखकर कि बूढ़ा आदमी हिल नहीं सकता, चेन जियांग को पता था कि जू यूकिंग ने अपनी चाल चल दी है। इस समय उसने 6 लोगों के दर्पण भी निकाले, उन्हें बड़ा किया और फिर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को थप्पड़ मारने के लिए दर्पण का इस्तेमाल किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को यह नहीं पता था कि 6 लोगों के दर्पण कितने डरावने थे। उसकी मुट्ठी उस अजीब नीली रोशनी से भर गई और दर्पण पर टूट पड़ी। 6 लोगों के दर्पण हिले और एक नीली रोशनी निकली जो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर पर पड़ी। पावर रेडिएशन। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने घबराहट में चिल्लाते हुए रेडिएशन की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। तभी चेन जियांग ने 6 लोगों के दर्पणों के अंदर की हत्या की व्यू रचना को नियंत्रित किया तथा लाल प्रकाश का एक विस्फोट जारी किया। लाल तलवार यातना। संहारक व्यू से निकली लाल रोशनी कई लाल तलवारों में बदल गई, जिसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और उसके पीछे मरे हुए दिव्य जाति के समूह को ढक लिया। लाल रोशनी के फीके पड़ने के बाद 6 लोगों के दर्पणों के भीतर से सफ़ेद रोशनी की एक और लहर चमकी। सफ़ेद रोशनी की धाराएं बाहर निकलीं, उसके बाद बहुरंगी बिजली चमकी, तेज लपटें बाहर निकलीं। चेन जियांग ने लगातार कई शक्तिशाली मारक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे पूरा प्रतिद्वंद्वी कवर हो गया। जल्दी करो और निकल जाओ। मध्यम आयु वर्ग का आदमी अब और नहीं रुक सकता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग के 6 लोगों के दर्पण इतने शक्तिशाली होंगे। उसने पहले कभी हत्या के स्वरूपों को जारी होते भी नहीं देखा था। तुम किंग, उसे पकड़ो, चेन जियांग ने जू यूकिंग से कहा। ठीक है। जू यूकिंग ने जल्दी से फिर से बॉडी सिक्योरिंग शाप का इस्तेमाल किया, जिससे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को हवा में लॉक कर दिया गया। इसके अलावा अन्य मरे हुए दिव्य जातियां पहले से ही कुछ हत्या संरचनाओं से घायल हो गई थीं और आसमान से गिर गईं। वहां केवल अधेड़ उम्र का आदमी और बूढ़ा आदमी ही हवा में तैर रहे थे। उनके शरीर भी घावों से भरे हुए थे। चेन जियांग अब 6 लोगों के दर्पणों की शक्ति को और भी अधिक उन्मुक्त करने में सक्षम था। यह मेरा क्षेत्र है, आप मौत को आमंत्रित कर रहे हैं, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। चेन जियांग ने अपनी तलवार लहराई, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, फिर अपनी च्वांगशी भगवान की भट्टी निकाली और बूढ़े व्यक्ति को जलाकर मार डाला। ये मरे हुए दिव्य जाति सभी उस मुहर को खोलने के लिए यहाँ थे। वे दुश्मन थे जिनका वे सामना कर रहे थे। वे निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार यह सब खत्म हो गया। ये लोग इतने मजबूत नहीं हैं। चेन जियांग जमीन पर उतरा, सांस छोड़ी और जू यूकिंग को देखकर मुस्कुराया। बहुत बढ़िया। जू यूकिंग केवल सबसे सरल बॉडी सिक्योरिंग शाप का उपयोग कर सकती थी। इस तरह के बॉडी सिक्योरिंग शाप में बहुत अधिक मारक शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका उपयोग एक समर्थन के रूप में किया जा सकता था। वह जानती थी कि दूसरा पक्ष बहुत मजबूत नहीं था। जब तक वह इसमें भूमिका निभा सकती थी, वह दुश्मन की हत्या को चेन जियांग पर छोड़ देती थी। अगर कोई विनाश का प्रबल अभिशाप इस्तेमाल करता है तो उसे बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। इसका इस्तेमाल केवल शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध ही किया जाता है। अब केवल एक ही समूह बचा है और वे सभी एक ही ग्रह पर हैं, इसलिए उनकी संख्या कम नहीं है। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि उनके साथ आए 2 समूह सभी मर चुके हैं। वू जी ने कहा। उन्होंने उस तारे पर क्या किया? चेन जियांग ने पूछा। वहां हर जगह कत्लेआम है, वे सिर्फ राक्षसों का एक समूह हैं। वू जी ने आह भरी। वहां सबसे शक्तिशाली शक्तियां उनके द्वारा नष्ट कर दी गई हैं। ठीक है, अब हम वहां चलेंगे। उनका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने कहा। किस स्वर्गीय तारे में? हरा चमकीला सितारा। वू जी ने कहा। यूकिंग, चलो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। चेन जियांग ने कहा। यहाँ मरे हुए दिव्य जाति के 3 समूह थे और उनमें से 2 को पहले ही उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जबकि शेष एक अभी भी स्वर्गीय सितारा क्षेत्र में था और खुशी से लोगों को मार रहा था। चेन जियांग और जू यूकिंग जल्दी से ग्रीन ब्रिलियंट स्टार के पास पहुंचे।
हवा से देखने पर यह एक बहुत ही सुंदर हरा सितारा था। ग्रीन ब्रिलियंट स्टार की रक्षा करने वाली विशाल संरचना पहले ही नष्ट हो चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था कि यह सुंदर हरा तारा सभी प्रकार की आपदाओं से भरा हुआ था। बहुत से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। भाई, अब क्या स्थिति है? चेन जियांग ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को रोका और पूछा। बहुत बुरा, राक्षसों का एक समूह अचानक आ गया। वे अपनी मर्जी से हत्या करते हैं और यहाँ तक कि कुछ संगठनों को लोगों को मारने में उनकी मदद करने देते हैं। अगर वे हमारी बात नहीं मानते हैं तो वे उन्हें मौत के घाट उतार देंगे, इसलिए आपको जल्दी से वापस लौट जाना चाहिए। ट्रांसमिशन सरणी को उन्होंने सिर्फ इसलिए नष्ट कर दिया था ताकि ज्यादा लोग भाग न सकें। अगर आप नीचे गए तो ये बहुत खतरनाक होगा। ये कहने के बाद अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से वहां से चला गया। इस बात से क्रोधित थे कि मरे हुए दिव्य जाति के इस समूह ने ऐसा कुछ किया था। जू यूकिंग को डार्क ज़ेड रिंग में इसके बारे में पता चला था और उन्होंने कहा कि वे दुष्ट राक्षसों के इस समूह को यातना देने के लिए एक मजबूत अभिशाप का उपयोग करेंगे। चेन जियांग तुरंत जमीन पर टेलीपोर्ट हो गया और एक शहर में पहुंचा। ये जगह पहले से ही खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अच्छी ताकत वाले लोगों का एक समूह उन लोगों के समूह का पीछा कर रहा था जो उसे मारने के लिए चिल्ला रहे थे। लोगों का ये समूह मरे हुए दैवीय जाति से संबंधित नहीं था, लेकिन मरे हुए दैवीय जाति द्वारा उन्हें लोगों की हत्या करने के लिए मजबूर किया गया था। जलते हुए दिल का अभिशाप, धीरे धीरे मरो। जू यूकिंग ने लोगों के इस समूह को अपनी हरी ज़ेड अंगूठी में बंद कर दिया और फिर अपनी शाप शक्ति का इस्तेमाल किया। चेन जियांग मूल रूप से पैदा होना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जू यूकिंग और भी आगे बढ़ जाएगा। हंसते और कटार मार रहे लोगों का समूह अचानक जमीन पर गिर गया। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली और दर्द में पागलों की तरह दहाड़ने लगे। चेन जियांग ने आगे बढ़कर उनमें से एक को पकड़ लिया और उसे आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र के साथ संरेखित किया, जिससे पता चला कि इस व्यक्ति की यादों से मरे हुए दिव्य जाति का समूह कहाँ था। इन लोगों ने इस स्वर्गीय सितारे को नरक में बदल दिया। चेन जियांग ने अपने चारों ओर जमीन पर बिखरी लाशों को देखा, एक लंबी आह भरी और फिर एक दिशा में टेलीपोर्ट हो गया। ग्रीन ब्रिलियंट स्काई माउंटेन एक विशाल पर्वत था जो एक मजबूत हरे रंग की चमक उत्सर्जित करता था, और यह वह स्थान भी था जहां ग्रीन ब्रिलियंट संप्रदाय स्थित था। ये ग्रीन ब्रिलियंट स्काई स्टार पर सबसे मजबूत संप्रदाय था, लेकिन अब यह मरे हुए दिव्य जातियों के एक समूह द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ये वहां ऊपर है, इस ग्रह का दुष्ट स्रोत। चेन जियांग ने पहाड़ पर एक मंच पर टेलीपोर्ट किया। यह एक विशाल चौक था और उस समय वहां बहुत से लोग खूनी लड़ाई देख रहे थे।